हाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारा सॉल्ट एनालिसिस, जिसका सबको बहुत बड़ा दर्द होता है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरे लल्ला, मचाने हल्ला गली मोहल्ला फटाफट से। तो आज हम निपटा देंगे सब, पक्का। राधे राधे। आ जाओ सारे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वाह, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। राधे 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 राधे। वाह, देखो, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा मैं। पहले मैं चाह रहा हूँ केटाइन केटाइन का पढ़ा दूँ, और फिर आपको एनायन एनायन का पढ़ा दूँ, ताकि आपका दिमाग एकदम फोकस्ड रहे और कचरा नहीं हो। ठीक है। ऐसा कभी नहीं है कि एक ही दिन में आज ही सब ठूंस लो। वन शॉट का मतलब समझ लो, मेरे वन शॉट थोड़े डिफरेंट होते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ दूसरे एक्सपेक्टेशंस आए, पहले मैं अपने वन शॉट का क्लियर कर देता हूँ। नहीं, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनेंगे ढंग से। ठीक है। मेरा वन शॉट का तरीका मतलब ये होगा कि वो ही सवाल कराऊंगा जो एज इट इज आएंगे, सवाल क्वेश्चंस। ठीक है। मैं वन शॉट के अंदर दो हिस्सों में कराऊंगा, एक एनायन का वन शॉट अलग होगा, एक कैटायन का अलग होगा, ताकि यहाँ पर आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। कितने घंटे का होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम कैटायन का पढ़ाएंगे, तो जब खत्म हो जाएगा तब छोड़ देंगे। सिंपल है कि नहीं है? फिर एनायन का पढ़ाएंगे वन शॉट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। एनायन का कल लगाएंगे, संडे को। ठीक है। तो आपका 2 ही दिन में सॉल्व कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है कि नहीं है? बोलो, सिंपल है कि नहीं है? आराम से आप लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन आपको एक तो पेशेंस रखना है, दूसरा आपको जो है वो फोकस रखना है, तीसरा ये कि आप इसको अच्छे से सुने, आप जंप ना मारें। ठीक है। यस आलोक, बिल्कुल यस, यू आर राइट। आपको जंप नहीं मारना है कि थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है बॉस? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी देरी के, और आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई होप कोई कुछ नहीं पूछेगा, पक्का। कोई फालतू के कमेंट मत करना, ये करा दो वो करा दो, पहले पूरा सॉल्व हो जाने दो एक बार कैटायन अच्छे से। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कैटायन का पहले वन शॉट, फिर एनायन का वन शॉट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट। क्लियर? तो अब आपको बिल्कुल भी कोई भी कचरा नहीं करना है। क्लियर दोस्त? आई होप आप समझ गए होंगे। और अब कोई कचरा नहीं करना है, प्लीज मुझे अच्छे से पढ़ाने देना, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है। कैटायन, कैटायन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। वेट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके जो आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसमें कैटायन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। याद है सबको? 6 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से। पहला ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, प्रभा होगी आगे, और इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो डाइल्यूट HCl। तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये हैं आपके ग्रुप रिएजेंट, ये आपके हैं कैटायंस, और ये आपके हैं ग्रुप। ठीक है। यहां पर आपका आएगा सेकंड, सेकंड को दो हिस्सों में बांटा है, सेकंड ए, सेकंड बी। क्लियर है सबको? ठीक। ये आपका सेकंड ग्रुप हो जाता है, और सेकंड ग्रुप जो है उसके अंदर आपको जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। ये इसका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये आपका फोर्थ ग्रुप होता है। ठीक है, ये। और इसका ग्रुप रिएजेंट होता है आपका H2S गैस
इन बेसिक मीडियम। इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप होता है भारत सरकार, ठीक है, और इसके अंदर आएगा, अब बताओ, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। और ये आपका सिक्स ग्रुप होता है। सिक्स ग्रुप होता है ना मांगो कर। इसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ग्रुप रिएजेंट याद कर लो, बहुत सारे सवाल तो यही आ जाते हैं। और ये कैटायंस याद कर लो। अगर आपने ये याद कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम हो सकता है कि एक सवाल तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। क्योंकि क्या सवाल पूछेगा कि भाई कौन सा कैटायन किस ग्रुप में रखा है और उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। तो इस तरह के सवाल, तो एक वैरायटी तो कंप्लीट हो गई इसी टेबल से। ठीक। अब चूंकि ये टेबल याद होनी चाहिए तो हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका की पॉइंट बनाया। की पॉइंट क्या है देखो, पहला यहां से देखना ये कि प्रभा होगी आगे। ठीक है, प्रभा यानी कि एक लड़की है जो कि झंडा लेके घूम रही है, बोली हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, ऐसे लगे घूम रही है वो। तो जब कोई आगे होता है जुलूस में तो पहले वही पिटता है, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। यानी कि उसका जब भाई आया उसने देखा यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए भेजा है, झंडा लेके घूम रही है, तो उसने दर दरादन कुटाई कर दी, उसको कमरे में बंद करके। ठीक है, ये सबसे सिंपल की पॉइंट है इसका। पूछो क्यों, ये सिलेबस में ही नहीं है। तो ये सिलेबस में नहीं है तो ये जल्दी याद हो जाते हैं। एस+3 एस+3+5+2+4 10। इसको टू सेकेंड ए बोला जाता है, सेकेंड ए कॉपर फैमिली के लिए बोला जाता है, और ये सेकेंड भी आर्सेनिक फैमिली बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बार रिसेशन आया था, अगर याद हो तो, रिसेशन अमेरिका के अंदर आया था जिसमें बहुत सारी नौकरी चली गई थी। तो जब आप किसी की नौकरी छीन लेते हो तो आप उससे सिर्फ नौकरी छीन सकते हो, उसका जज्बा नहीं छीन सकते। और अगर उसने मेहनत करके करोड़पति बना है तो उस कंडीशन में आप उसकी मेहनत छीन नहीं सकते। तो ऐसे ही करके क्या हुआ कि रिसेशन आया, तब क्या हुआ, ऑल करोड़पति फकीर, ये सारे के सारे बेचारे फकीर हो गए। तो जब उनकी आपने पैसा छीन लिया तो उनकी मेहनत नहीं छीन सकते, इसलिए उन्होंने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया। और वो क्या था देखना जरा, बेचे नी को मंजन। क्या बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, निको मंजन। क्या बेचना शुरू कर दिया, निको मंजन। तो यहां से की पॉइंट आ गया आपका, प्रभा होगी आगे, प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से, ये सिलेबस में है ही नहीं। ये हो गया ऑल करोड़पति फकीर, बेचे निको मंजन। अब जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस में आपके भारत सरकार टैक्स लगाती है, हर सरकार लगाती है। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाती है, तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट से, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि भारत सरकार ना मांगो कर। उन्होंने कहा यार टैक्स मत मांगो हमसे। ठीक है, कर हिंदी में टैक्स को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, भारत सरकार ना मांगो कर। तो ये आपको पूरी टेबल याद रखनी। ये टेबल केएसपी पर बनी हुई है। केएसपी जो है वो नीचे आने पर बढ़ेगा। केएसपी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे अगर, तो नीचे आने पर ये ज़्यादा सॉल्यूबल हैं। तो इनका मतलब ये होगा कि इनका प्रेसिपिटेट लाने के लिए आपको रिएजेंट डालने पड़ेंगे, वो ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने ये रिएजेंट डाला तो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को केटाइन को पीपीटी कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी जगह डायरेक्ट ये डाल दिया तो उस कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे। थर्ड वाला डाल दिया तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही एक साथ आ जाएंगे। फोर्थ वाला डाल दिया तो एक दो तीन चार सारे एक साथ आ जाएंगे। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब क्या निकला कि एक साथ ही सारे पीपीटी आ जाएंगे। तो एक कंडीशन होती है कि अगर आपको केटाइंस का पीपीटी लगाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक करके ही आपको लगाना है। यानी कि आपको अगर थर्ड ग्रुप का भी पीपीटी लगाना है तो इसका लगाएंगे। ठीक है, पहला आपका सेल ही डालेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, पहला पहला सवाल पूछेगा कि अगर आपसे बोले कि यार सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ इसका। ठीक है, तो यहां से देखो
सॉलिबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है उसने Na2S, तो सबसे नीचे आ रहा है, फिर ZnS तो यहाँ आ रहा है, और फिर आपका क्या दे रहा है उसने US, तो यहाँ आ रहा है, और नीचे आने पर मैंने आपका कहा KSP बढ़ रहा है, तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये, फिर ZnS और फिर CUS। अब ये जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। ये कौन सा सवाल करा दिया आपसे फ्री में, जेई एडवांस PYQ, तो कर सकते हैं आपको, सिंपल हो गया। अब अगला सवाल ये आता है कि यार ये जो आपका H2S गैस है, ये एसिडिक मीडियम में पास हो रहा है, यहाँ H2S बेसिक मीडियम में पास हो रहा है, क्यों? तो उसका रीज़न सुनो। जब आप H2S डालते हो तो H2S आयनाइज होगी अगर, तो जब आप H2S डालेंगे तो H2S आयनाइज होगी, तो आयनाइज होने पर वो आपका सल्फाइड आयन आएगी। ये सल्फाइड आयन इतना सफिशिएंट है कि वो सेकंड ग्रुप का भी पीपीटी ला सकता है, और साथ में फोर्थ ग्रुप के जिंक का भी ला सकता है पार्शियल पीपीटी। तो जिंक का भी अगर पार्शियल पीपीटी यहाँ आ जाएगा तो जिंक का टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम मीडियम क्या रखते हैं, एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम से क्या फ़ायदा हुआ, एसिडिक मीडियम से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर H हो गया और ये H हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। कॉमन आयन इफेक्ट अगर आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, H कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा, पीछे भाग जाएगा तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो इतनी रहेगी कि इसे सेकंड को ला पाए। ठीक है। अब अगला सवाल क्या पूछा उसने कि H2S गैस आप बेसिक मीडियम में क्यों पास कर रहे हो फिर फोर्थ ग्रुप में, तो उसका रीज़न देखो। जब H2S आयनाइज हो रही तो सल्फाइड सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि वो जिंक का ला पाए, इन सब का नहीं ला पाए, तो मुझे चाहिए इन सब का भी आए, तो इन सब का आने के लिए हमने क्या करा, बेसिक मीडियम लिया। तो बेसिक से क्या फ़ायदा हुआ देखो, बेसिक से फ़ायदा हुआ कि H प्लस प्लस OH माइनस होंगे, तो ये H प्लस निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे भाग जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो इक्विलिब्रियम आगे भागेगा तो सल्फाइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फोर्थ ग्रुप का पीपीटी लेके आ जाएगी। ये फोर्थ ग्रुप का पीपीटी आ जाएगा, फोर्थ ग्रुप का पीपीटी आ गया देखो यहाँ से। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि यार ये NH4OH क्यों लिया आपने NH4Cl के साथ, तो उसका रीज़न देखो कि NH4OH जब आयनाइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनता है। तो अगर NH4OH होगा तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनेगा। ये OH कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैग्नीशियम का भी पीपीटी ला सकती है। देखो थर्ड ग्रुप के केटायन का पीपीटी तो लाएगी लाएगी, पर किसका ला सकती है, मैग्नीशियम का भी। तो मैग्नीशियम का पीपीटी ना आए इसलिए हम क्या करते हैं उसमें NH4Cl डालते हैं। NH4Cl डालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट लगने का मतलब होगा ये ज़्यादा हो गए तो इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा, पीछे भागते क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, कंसंट्रेशन घट गई तो इस कंडीशन में उतना ही OH होगा जो थर्ड ग्रुप को पीपीटी में लाए। अगला सवाल पूछेगा ये अमोनियम बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH क्यों है। तो उसका रीज़न देखो, उसका रीज़न क्या है, ध्यान से सुनना। उसका रीज़न होता है कि यार जब अमोनियम बाइकार्बोनेट आयनाइज होता है तो जो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी सफिशिएंट है कि फिफ्थ ग्रुप को तो ले ही आएगी, फिफ्थ ग्रुप को ले आएगी। लेकिन एक बात बताओ, बोलो, ये फिफ्थ ग्रुप को ला सकती है, साथ ही साथ किसको ले आएगी, सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम को भी। तो फिर हम इसमें NH4Cl डालते हैं ताकि फ़ायदा क्या होता है NH4 प्लस और OHCl माइनस से। यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट है तो आंसर नहीं है, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास नोट्स में ऐसा लिखा है कॉमन आयन इफेक्ट तो गलत लिखा है। कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सी जगह गलत चीज़ें लिखी होती हैं और आप गलत पढ़ लेते हो। ये कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जब कभी वीक सॉल्ट या वीक आपका कोई कंपाउंड होता है तो उसका आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की प्रेजेंस में क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। वीक जो भी कंपाउंड है उसका आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की प्रेजेंस में घट जाता है, उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा। अब क्या फर्क पड़ा इससे, फर्क पड़ा जब NH4 प्लस आएगा यहाँ पे ये, तो जब NH4 प्लस आएगा तो वो इस कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें H प्लस है, वो कार्बोनेट से रिएक्ट करके इसे CO2 में लाएगा और ये खुद अमोनिया में आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाती है बफर एक्शन। तो ये बफर एक्शन की वजह से कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटती है, और कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटने की वजह से, बोलो, कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटने की वजह से क्या होता है आपका, बोलो, कार्बोनेट कम हो जाता है, और कम होने की वजह से आपका सिर्फ फिफ्थ ग्रुप का ही पीपीटी ला पाता है। ठीक। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है। तो ये सारे सवाल आप कर लेंगे आसानी से। अब एक सवाल और आता है, देखो ध्यान से, कि यार ये Pb+2 यहाँ पे भी ऐसा क्यों, तो उसका एक रीज़न होता है। ठीक है, वो रीज़न क्या है, ध्यान से सुनना।
उसका रीज़न ये है कि जब आप HCl भेजोगे, हम्म, जब आप ये HCl भेजते हो, फर्स्ट ग्रुप में HCl आती है ना, HCl जब जाएगी तो PbCl2 बनेगा। कि PbCl2 जो होता है स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर, बट कंप्लीट सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर। तो जब आप पहले ग्रुप का HCl डालोगे, HCl डालने पर, बोलो, जब आप HCl डालोगे, HCl डालने पर PbCl2 बनेगा और उसको छानोगे ऐसे, तो PbCl2 स्पेरेंगली सॉल्युबल है, तो कुछ तो ऊपर रह जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, और जो नीचे चला गया वो फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट है, और फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट में फिर आपका जो कैटायन है वो Pb भी चला गया, और फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट से हम सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। तो सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो, सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। तो क्यों आ जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद एक और बात होती है कि अमोनियम कैटायन इज द ओनली कैटायन which is identified by its volatile product। वो अपने वोलेटाइल प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ, किससे आइडेंटिफाई होगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट से। पक्का। अभिषेक राज, मैं यहाँ पर आपके जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। मैं अभी डांट दूंगा और गुस्सा आ जाएगा मुझे। मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आपकी बकवास के आंसर देने नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं। आपको अगर ये बकवास के आंसर चाहिए तो आप आ जाओ, मैं एक Q&A सेशन लेता हूँ, उसमें सारी बातें करता हूँ, वहां पर आप अपनी सारी बकवास पूछो। पढ़ने आए हो तो चुपचाप पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ बेटा। क्योंकि मैं अगर यहाँ जवाब देता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब। आपको अभी भी जवाब चाहिए, अभी भी मेरे से बातें करने आए हो, तो पढ़ाऊंगा कब, ये सोचो। मैंने मना किया था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। मैंने मना किया था ना, टॉर्चर मत करना कुछ भी। यार क्या बोल नहीं रहे, ये बोल नहीं रहे तेरे को, ये पढ़ा नहीं रहे तेरे को यहाँ पे। भैया जिसको भी फालतू की बात करनी है दूसरे सेशन में आ जाना, आना मत यहाँ पर इस तरह की बातें पूछने। कोई कुछ नहीं लिखेगा फालतू में, जिसको नहीं पढ़ना वो चले जाओ यहाँ से, और जिसको पढ़ना है वो चुपचाप सीरियसली बैठो और पढ़ाई करो। तुम्हारे लिए हम पागल हैं यहाँ पे जो बैठ करके यहाँ पढ़ा रहे हैं इतना तुम्हें। तुम्हारी पापों की सजा हम भुगत रहे हैं। तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करने के बावजूद तुम लोग जो है वो यहाँ आके बैठ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ आकर के कमेंट करने आ जाते हैं बेवकूफों की तरह। तीसरी बार पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि तुम पढ़ के अच्छा कर सको। हाँ अर्जुन, याद है मुझे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, अब चुपचाप पढ़ना, बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर स्किप कर गया तो फिर तुम्हारी नुकसान है। मुझे सीरियसली आराम से पढ़ाने दो, रिलैक्स्ड होके। क्लियर। तो अमोनियम कैटायन यहाँ पर इज द ओनली कैटायन होता है विच इज आइडेंटिफाई बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट। क्लियर है। वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब उड़ने वाला प्रोडक्ट, ठीक। और अमोनिया जो कैटायन जो होता है, अमोनियम कैटायन कैन नेवर बी प्लेस्ड in 1 to 6 group because it is already present in the form of ग्रुप रिएजेंट। अब ये क्या लिखा लाइन बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनियम कैटायन क्यों नहीं है, तो अमोनियम कैटायन इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं रख सकते आप इसमें। क्यों नहीं रख सकते, देखो, क्योंकि अमोनियम कैटायन ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में हमेशा के लिए आ चुका है यहाँ पे। अमोनियम कैटायन क्या हुआ, जल्दी बताओ। यहाँ पर हमेशा के लिए आ चुका है NH4Cl। तो अमोनियम कैटायन हमेशा के लिए आ चुका है, इसलिए इसे कभी भी नहीं रख सकते आप। इसलिए इसे अलग से रखा जाता है जीरो ग्रुप में ऐसे, और जीरो ग्रुप का उस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। और उसका रिएजेंट होता है NaOH। मतलब NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब।
तो ये आपका वोलेटाइल प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, जीरो ग्रुप। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, और वो है कि बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल्ड। ठीक है, सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट जो है वो मस्ट बॉइल फॉर रिमूवल ऑफ H2S गैस। क्लियर है? H2S गैस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलो जल्दी, H2S गैस बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन, बोलो। सेकेंड ग्रुप फिल्ट्रेट जो होता है उसे बॉइल कर देते ताकि H2S निकले। आफ्टर दिस लिटिल कंसंट्रेटेड HNO3 इज एडेड। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो जब Fe होता है ना, अब ये हुआ क्या वो समझना, Fe+3 को ये H2S रिड्यूस करके Fe+2 और सल्फर में ले आती है। क्या बोला जल्दी बताओ? Fe+3 से H2S से रिएक्ट करके किस में ले आती है? Fe+2 में। Fe+2 में लाते हैं, हमारा आयरन +2 में आ गया, ये छूट गया। +3 से +2 में आ गया। आप सोचो क्या हुआ, +3 से +2 में आ गया तो नुकसान हो गया हमारा, क्योंकि अब +2 आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले बॉईल करना पड़ता है ताकि H2S निकल जाए। अब H2S निकल गई, H2S निकलने के बाद ये कीड़े तो कर ही गई वो, तो इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए लिटिल कंसंट्रेट HNO3 ऐड करते हैं, और ऐड करके इसे वापस से +3 में ले आते हैं। तो ये स्टेप आपकी कंपलसरी स्टेप है। क्या स्टेप है बताओ? जब थर्ड ग्रुप का कैटायन लगाते हैं जल्दी बोलो, थर्ड ग्रुप का कैटायन लगाते हैं, दोबारा बोलो। थर्ड ग्रुप का कैटायन जब भी टेस्ट लगाओगे तो सबसे पहले आप उसे बॉईल करोगे। बॉईल करने से H2S बाहर आएगी। H2S बाहर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर H2S बाहर आएगी, और H2S बाहर आने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिटिल कंसंट्रेट HNO3 डाल देंगे। और जैसे ही लिटिल कंसंट्रेट HNO3 डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? तुरंत आपके जो है वो Fe+2 वापस कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। अब ये जो H2S होती है ना, ये H2S पास कहाँ से करते हैं देखो, ये H2S कहाँ से पास करते हैं? ये किप्स सेपरेटस से। तो किप्स सेपरेटस क्या होता है वो देख लो। ये ऐसी बोतल होती है देखो, वाइट कलर की, आपकी लेबोरेटरी में दिखाई देंगी। दिस इज द किप्स सेपरेटस। यहाँ से ये पाइप होता है, इस पाइप को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और H2S पास हो जाती है। तो किप्स सेपरेटस कैसे आता है, समझ में आ गया? सर अब मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में हूँ IIT दिल्ली से। सर थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, अर्जुन भंडारी। सर मैं, ओ माय गॉड, दुबई में आपसे मिला था, अटलांटिस में। हाँ हाँ याद है मुझे, एक्वा एक्वा जो था वहाँ पे ऊपर वाली राइड थी, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, याद है? वो क्या बोलते हैं उसको? हम्म। और तुमने कहा था सर आप, ठीक है। और हाँ, हम वो राइड ले रहे थे नीचे, स्लाइडर वाली लाइट, बहुत बड़ी ऊपर की ऊपर। चले आगे बढ़े। तो ये किप सेपरेटस का समझ में आ गया क्या होगा? किप सेपरेटस से पास करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए हम की पॉइंट पढ़ेंगे, उस की पॉइंट की हेल्प से आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको ये पता है कि जब आप HCl पास करेंगे तो उसमें AgCl हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, और Hg2Cl2 हो सकता है। ये तीन ही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप PPT कहते हैं इसको। और इस फर्स्ट ग्रुप PPT को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। पहले तो बॉईल करते हैं एंड फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जब आप फिल्ट्रेट को देखेंगे तो उस फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास आ जाएगा PbCl2। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको कहा था मैंने कि PbCl2 क्या होता है, पॉइंट बोलो, PbCl2 सॉल्युबल हो जाता है, बोलो। IIT स्कूल का अर्ली ड्रॉपर बैच 26 कब आएगा? बिकॉज मैं ई सरल या कंपेथिज्म्स के अर्ली ड्रॉपर पर बिलीव नहीं करता। आ जाएगा, देखो यार, अभी रुक जाओ भाई, अभी कुछ मत लिखो, ये सब लास्ट में पूछ लेना, है ना? पक्का?
ये सब डाउट बाद में पूछना, डिस्टर्ब मत करो। देखो अभी मैंने एक को डांट दिया इसलिए मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम अभी मत लिखो, मेरे को पढ़ाने दो पहले, फोकस्ड होके फिर हम बैठ जाएंगे, फिर डाउट्स पूछ लेना। Q&A सेशन ले लेंगे आपका आराम से, अभी कुछ मत पूछो, वरना फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। फील खत्म हो जाती फिर पढ़ाने की। मशीन थोड़ी है कि इधर भी डाउट बताओ, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, फोकस नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर आपका बॉईल किया, तो बॉईल करने से PbCl2 जो है ना, ये कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और हॉट वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल हो गया इसलिए फिल्ट्रेट में आ गया। अब हमारे पास यहाँ दो बच गए, एक AgCl और Hg2Cl2। अब इसको हमने क्या करा, डिसॉल्व कर दिया अमोनिया सॉल्यूशन में। जैसे डिसॉल्व करेंगे और फिल्टर कर लेंगे तो क्या होगा पता है, फिल्टर करते ही यहाँ पर आपका Ag तो आपका इसमें आ जाएगा क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है AgCl, और ये आपका Ag2Cl2 बच जाएगा। ये Ag2Cl2 चूंकि अमोनिया सॉल्यूशन डाला है उससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके आपके जो है वो ये कंपाउंड बना लेगा, और ये आपका ब्लैक होता है। यानी कि आपकी कंडीशन, ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो ओवरऑल ब्लैक दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट, ये Ag2Cl2 का वाइट पीपीटी, सॉरी ब्लैक पीपीटी, वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो गया, Ag2Cl2 का वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो गया, तो आप बोल दोगे कि यार ये मरकरी ही है। तो इस तरह से हम इन तीनों के टाइन को अलग अलग कर लिया पहले। ये प्रोसेस कौन सा है बताओ, इन तीनों को अलग करने का। PbCl2 वहाँ चला गया, Ag यहाँ आ गया, Hg यहाँ आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें Pb है नहीं पता लगाना है, इसमें Ag है कि नहीं पता लगाना है, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस करते हैं। अब इसके की पॉइंट्स हैं, पहले वो समझना। की पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई भी P ब्लॉक एलिमेंट हो प्लस आपका एक्सिस ऑफ Ki हो तो वो आपको क्या बोलना है, सोल्यूबल। P ब्लॉक एलिमेंट PPT हो तो एक्सिस में सोल्यूबल, और अगर D ब्लॉक एलिमेंट PPT हो तो वो एक्सिस ऑफ Ki में इनसोल्यूबल बोलना है, ठीक है, एक्सेप्ट Hgi2। ये Ki के अंदर जो है वो सॉल्युबल होता है बस, तो Hg अकेला ऐसा है जैसे सॉल्युबल बोलना है, ठीक है। इसके बाद आएगा D ब्लॉक। अगर D ब्लॉक आ जाए और साइनाइड आ जाए या आपका अमोनिया आ जाए तो D ब्लॉक एलिमेंट PPT जितने भी होंगे वो आपके इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। और P ब्लॉक जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, P ब्लॉक PPT। इनसॉल्युबल, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है, और नोट क्या है कि अगर मान लीजिए आपका Fe+3 आ जाए, Fe+2 आ जाए, Hg2+2 आ जाए, Hg+2 आ जाए, Mn+2 आ जाए, या क्रोमियम+3 आ जाए, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। यानी कि जितने भी डी ब्लॉक थे वो सब साइनाइड अमोनिया में सॉल्युबल थे, लेकिन ये वाले जितने होंगे ये अमोनिया अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। दोबारा बोलो, पक्का, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्लियर सबको, तो ये की पॉइंट आपका एक। दूसरा कि जितने भी आपके जो है वो एम्फोटेरिक हैं, जैसे पंजाबे, अली, गाना सुनाओ, कार में, ये जितने भी होते हैं सब एम्फोटेरिक हैं। तो ये जितने भी एम्फोटेरिक होंगे वो एक्सिस ऑफ NaOH में वो सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ NaOH है इसलिए सॉल्युबल है, हाँ है ना। तो एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ नेटिव मेटल्स हैं जैसे Hg2+2, Hg+2, और आपका आता है Ag+, दीज आर नेटिव मेटल्स। इनकी खास बात होती है कि NaOH से रिएक्ट करके ये अपने हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते बल्कि ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। तो ये आपका ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है इसलिए एक्सिस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होंगे।
ये इनसॉल्युबल होंगे एक्सेस ऑफ NaOH में। क्लियर सबको? ये आपके थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे जल्दी बताओ। सवाल, जैसे पहला सवाल, अगर हम बोलें PB+2 है, KI है, तो क्या बनेगा बताओ। तो आप बोलोगे PbI2, इसका PPT का कलर है येलो, तो आपका PB+2 हो गया, KI से रिएक्ट किया और आपका PbI2 बन गया। और फिर अगर एक्सिस ऑफ KI लेते हैं तो आपको क्या बोलना है, सॉल्युबल, तो ये आपका PbI4-2 सॉल्युबल बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से PB+2 है, KCN है, तो वही PbCN2 बनेगा, लेकिन एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। PB+2 हो गया। अगर मैं NaOH लेता हूँ तो NaOH से रिएक्ट करेंगे तो ये PbOH बनेगा। और अगर एक्सिस में NaOH लेंगे तो अब एम्फोडरी गई है। अभी बताया था मैंने आपको, प्रभा पंजाब इसका की पॉइंट भी लिख देता हूँ ऊपर। इसका की पॉइंट क्या होता है देखो, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी सारे PYQs निपट जाएंगे, इनको याद कर लो। ये इतने सारे हैं आपके PYQs निपटेंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। इसको याद करो, पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में, इससे आपके काफ़ी सारे PYQs निपट जाएंगे। क्लियर बॉस? दक्ष गोयल समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर बॉस? याद हो गया ये की पॉइंट? अब ये देखो एम्फोटेरिक है कि नहीं है, तो एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखो इसमें एक PYQs आया था, क्या कि जब आपका लेड क्रोमेट, कोई भी लेड का कंपाउंड हो, एक्सिस ऑफ NH में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो उसमें ऑप्शंस क्या थे, डाई एनाइनिक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, डाई एनाइनिक मतलब ये दो एनाइन। दूसरा सवाल था डाई एनाइनिक टेट्राहेड्रल कंपाउंड। अब बताओ क्या बनेगा, तो डाई एनाइनिक टेट्राहेड्रल। तो जब भी लेड क्रोमेट, यहाँ पर उसने लेड क्रोमेट दिया था, तो कोई भी लेड का कंपाउंड हो जिसमें +2 चार्ज है तो वो एम्फोटेरिक होगा। इससे रिएक्ट करके पहले वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद ये यहाँ पर आएगा। जो भी लेट आए हैं मैं उनको बता दूं, मैंने कहा है हम सॉल्ट को दो हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम कराएंगे कैटायन पूरा आज, कल जो होगी फिर से क्लास लगेगी उसमें हम कराएंगे एनायन पूरा, फिर उसके बाद सॉल्ट के PYQ। तो इसलिए प्लीज़ आप मत समझना, ठीक है? और कोई कंफ्यूजन मत पैदा करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? बार बार एक ही चीज़ मत पूछो। ये क्लियर हो गया? इस PYQ आएगा तो कर दोगे, जल्दी बोलो क्या था कि PbCrO4 जब एक्सिस ऑफ NH से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शन क्या थे, डाई एनाइनिक, समझ जाएंगे डाई एनाइनिक, ये डाई एनाइनिक। और डाई एनाइनिक के बाद आप क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, टेट्रा वाला, चार वाला, ऑक्टा मत कर देना, ठीक है? अगला देखो, PB+2 है, अगर हम CrO4 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PbCrO4, ठीक है? इसी तरह से हम PB की रिएक्शन अगर H2S से कराते हैं, इनिशियली क्या होता है, ये बनता है आपके, ठीक है, रेड कलर का होता है, लेकिन ये टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के वापस PbS प्लस PbCl2 बना लेता है, ठीक है, ऑन एसिडिफिकेशन और एक्सेस H2S। आपको है ना ये सब मत याद रखना, ये एडवांस वाली चीज़ें होती हैं। आप तो सिंपल PB+2 से जब H2S रिएक्ट करेगा तो सीधा आपका PbS बना देना, ब्लैक प्रेसिपिटेट। दोबारा बोलो क्या बनेगा, सीधा PbS यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट, सीधा बोलो क्या बनेगा, PbS यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्लियर बॉस? तो ये आपको याद होनी चाहिए, सिंपल फंडा है, की पॉइंट की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर PB+2 की रिएक्शन कराऊँ NH4OH से, तो जरा बताओ NH4OH से क्या बनेगा। NH4OH जब भी आता है इसको समझना आप, अमोनिया सॉल्यूशन बोलना है। तो ये आपका वैसे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ये P ब्लॉक है। दोबारा बोलो क्या बोला, क्योंकि ये P ब्लॉक है, इससे इनसॉल्युबल आएगा यहाँ, क्योंकि ये
पी ब्लॉक है, इनसॉल्युबल आएगा। हाँ या ना? क्लियर बॉस? आई होप आपको समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब यहीं पर अगर इसकी बात हम ए जी से करते हैं तो ए जी प्लस आएगा, फटाफट बताना आप, के आई है तो ए जी आई तो बन जाएगा। और ए जी आई कौन सा पीपीटी है? येलो। अब येलो प्रेसिपिटेट आने के बाद अपन क्या करेंगे इसको एक्सिस में। अब जल्दी बताना, डी ब्लॉक है तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। डी ब्लॉक इनसॉल्युबल था। ए जी प्लस आएगा, सी एन, ए जी सी एन बनेगा। चलो बताओ, एक्सिस में बोल के बताओ, डी ब्लॉक है तो सॉल्युबल होगा नहीं होगा? होगा। ये सब की पॉइंट की हेल्प से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से ए जी प्लस है, ठीक है, एन ओ एच है। अब ये एम्फोटेरिक तो है नहीं और ये नेटी मेटल है। की पॉइंट बताया था, नेटी मेटल जो भी होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके AgTO बनाते हैं, हाँ या ना? तो ये आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, येलो ब्राउन है ना। एक्सिस में क्या होगा? ये इनसॉल्युबल, बिकॉज ये एम्फोटेरिक नहीं है। Ag प्लस है, NH4OH रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वापस वही AgTO। लेकिन अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो वो एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से Ag प्लस है, अगर CrO4 माइनस लूंगा तो क्या बन जाएगा? तुरंत बताओ, Ag2 CrO4, रेड कलर का पीपीटी। कौन सा बन जाएगा? Ag2CrO4 रेड कलर प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा? Ag2CrO4 रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसी तरह से Ag प्लस की रिएक्शन अगर H2S से कराएंगे तो क्या बनेगा? Ag2S ब्लैक पीपीटी, ब्लैक। इसी तरह से Ag प्लस की रिएक्शन कराएंगे अगर हम फॉस्फेट से तो Ag3PO4। कुछ रिएक्शन इसकी अलग आ रही है, है ना। Ag प्लस की रिएक्शन अगर साइनाइड से कराएंगे, थायोसाइनाइड से, तो वाइट पीपीटी AgCN और ये येलो पीपीटी। क्लियर सबको? ये हो गया। अब आया मरकरी, मर्क्यूरस, सॉरी मर्क्यूरस आयन है। चलो बताओ, Ag2+2 की रिएक्शन I माइनस से कराओगे तो क्या बनेगा? Hg2I2। ये आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट है। अगर मैं इसको बॉईल कर दूं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जल्दी बताओ क्या बोला, जल्दी बताओ। कि Hg2+2 जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, ठीक है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। आपको याद है डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक है, कैडमियम और Hg है, ये दोनों ओनली +2 शो करते हैं। ये आपका +1 और +2 दोनों शो करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि बताओ जिंक कैडमियम Hg वाली फैमिली में कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? मरकरी। मल्टीपल बना दूं, कौन है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो जिंक और कैडमियम। ऐसे ही स्कैंडियम, वो भी एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? देखो, स्कैंडियम एक ही शो करेगा प्लस, फ्लोरीन एक ही करेगा माइनस, सोडियम एक ही करेगा प्लस। सोडियम मतलब सोडियम वाली फैमिली। जिंक कैडमियम सिर्फ शो करेंगे +2, यानी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब कैसे एग्जाम्पल होते हैं? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऐसे PYQs आ जाते हैं कई बार सवाल इनमें कि यार सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले बताओ फटाफट, तो सारे सवाल एक साथ ही निपटा दोगे, कहीं भी आ जाए, ठीक है। एक एडवांस में आया था सवाल, इंटीजर सवाल, कि फाइंड द नंबर ऑफ आयंस विच शो ओनली एलिमेंट विच शो ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या था? एक तो F और एक आपका सोडियम, और दो ही ऑप्शन थे मतलब, तो आंसर दो चले गए। मतलब बहुत सारे दे रखे थे, उसमें से इनमें से सिर्फ दो थे, सोडियम और ये। अगर ये सारे होते तो सारे चले जाते, क्योंकि ये सब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इस तरह के PYQs निपटान प्रूव दोगे फटाफट बताओ, हाँ या ना? सिलिकॉन को नॉन मेटल लेंगे ईश्वरी, क्योंकि है ना पी ब्लॉक में इसको नॉन मेटल बोला गया है। मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड का अर्थ होता है ऐसे जो मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर रखते हैं, परंतु मेटल कम होते हैं कैरेक्टर, और मेटलॉइड सॉरी नॉन मेटली कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। और एक आपके कौन से सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे? ये सेकंड ग्रुप वाले, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे। तो आई होप आप कर दोगे। सिंपल है कि नहीं बताओ? आगे बढ़े। तो यहाँ पर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, तो बॉईल जैसे ही करोगे आप तो Hgi2 बन जाएगा
प्लस एच जी। इसी तरह से अगर आप बॉयल विद एक्सिस ऑफ के आई करेंगे तो बॉयल विद एक्सिस ऑफ के आई क्या करेंगे, एच जी I4 - 2 बन जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? दूसरी रिएक्शन फटाफट बताओ। Hg2+2 की साइनाइड से कराओगे तो क्या बनेगा, ये Hg डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा तो Hg+Hgcn। Hg2+2 की अगर किससे कराओगे, NaOH से, तो आपको पता है Hg2+2 की NaOH से कराएंगे तो Hg2O, ठीक है। और Hg2O जो होगा वो आपका वापस से अगर हीट करोगे तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा Hg+Hgo में। ये आपका येलो होता है और ये आपका ब्लैक होता है। अगर मैं NH4OH से कराता हूँ तो आपका Hg+HgNH2 नाइट्रेट बनता है। ये आपका वाइट है, ये आपका ब्लैक है। तो मुझे बता ओवरऑल कैसा दिखेगा, ब्लैक। यहां से यहां तक की बात करेंगे तो सारा का सारा क्या दिखेगा, ओवरऑल ब्लैक। क्लियर सबको? हाँ या ना? सिंपल है कि नहीं बताओ, बोलो। अगला आएगा H2S वाला फिर से। तो H2S से रिएक्शन कराएंगे तो वही HGS बनेगा। पहले तो Hg2S बनेगा, फिर ये टूटेगा और Hg+HGS बना देगा। ये आपका ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक की सारी बातें आप करेंगे तो आराम से सवाल आ जाएंगे। बोलो, NaOH से हो गया, NH4OH से हो गया, साइनाइड से हो गया, I- से हो गया और H2S से हो गया। ठीक, ये फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने के बाद अब आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के अंदर सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट कैसे होती है देखना जरा। पहला, अगर मैं मेटल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, सल्फाइड लेता हूँ, ठीक है, ऑफ सेकंड ग्रुप, और मैं इनको डिसॉल्व करता हूँ YaS, इसका फुल फॉर्म अभी लिखवाऊंगा। YaS का फुल फॉर्म होता है, सर ये रिकॉर्डेड नहीं है आयुष कुमार, अगर डांट खानी हो तो रिकॉर्डेड है। YaS येलो अमोनियम सल्फाइड। दोबारा बोलो क्या है, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या बोला जल्दी बताओ। येलो अमोनियम सल्फाइड पूरा नाम हो गया। अब ये येलो अमोनियम सल्फाइड जो होता है, इसमें डिसॉल्व किया मैंने इसको, है ना, डिसॉल्व इन येलो अमोनियम सल्फाइड एंड फिल्टर कर लिया। फिल्टर जैसे ही करेंगे तो इसमें पता है मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी आ जाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट में, क्योंकि ये सारे सॉल्युबल हो गए इसमें। और ये आ जाएंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड, हाँ बी वाले आ जाएंगे और सेकंड ए वाले यहाँ रह जाएंगे। इनको डिसॉल्व करेंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3 में। जैसे इसको डिसॉल्व कर देंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए को, तो तुरंत क्या हो जाएगा, एंड फिल्टर्ड। तो फिल्टर करते ही तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा फिल्ट्रेट, और उस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए, ठीक है, एक्सेप्ट HGS, क्योंकि HGS उसमें सोल्यूबल नहीं है। तो ये HGS आ गया। HGS को डिसॉल्व करते हैं फिर हम एक्वारेजिया में। HGS डिसॉल्व हो जाएगा एक्वारेजिया में, सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इन सबको अलग कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक खास बात होती है, नोट, और वही होती है कि जो मेटल सल्फाइड है ना, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी, वो होते हैं सॉल्युबल इन YaS एज वेल एज
metal sulfide of second B soluble in YS as well as CAS except SNS, which is soluble in YAS but insoluble in CAS. क्लियर? तो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी जो होता है वो YAS और सोल, अब YAS क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। YAS को बोलते हैं हम येलो अमोनियम सल्फाइड, यानी कि ये X, जहाँ X बराबर 2 से 6 होती है वैल्यू। पॉलीसल्फाइड्स होते हैं ये X, जैसे मान लीजिए X की वैल्यू 6 5 रखें या 6 रखें तो ऐसे बनेंगे ये जिग जैग पॉलीसल्फाइड। CAS मतलब होता है कलरलेस अमोनियम सल्फाइड, और ये होता है NH4 होल ट्वाइस सल्फर। बस ये क्या होता है बताओ? NH4 होल ट्वाइस सल्फर। क्लियर? तो ये आपका येलो अमोनियम सल्फाइड हो गया, ये सॉरी कलरलेस अमोनियम सल्फाइड। तो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी यानी आर्सेनिक फैमिली जो थी वो इन दोनों में सॉल्युबल है। किसको छोड़ के? SNS को छोड़ के, क्योंकि SNS किस में सॉल्युबल है? YAS में, बट इनसॉल्युबल किस में है? CAS में। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा एक और पूछता है वो कि जो AS2S3 है वो आपका सॉल्युबल होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। एक मिनट, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी यानी आर्सेनिक वाली फैमिली सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एक्सेप्ट S2S3 which is soluble in strong alkaline solution but insoluble in non-oxidizing acid। बट इनसॉल्युबल इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर है सबको? नोट AS2S3 soluble in 50% HNO3 also, while S3 insoluble। तो इनमें से अगर आर्सेनिक की बात करें तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्लियर है? और वो जो फर्स्ट सेकंड ए वाले थे कॉपर वाली फैमिली वो सारे के सारे तो HNO3 में सॉल्युबल थे ही से एक्सेप्ट HGS। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल आ गया सॉल्युबिलिटी का। अब पहला सवाल आएगा कॉपर का। कॉपर की बात करें जब I माइनस से रिएक्शन, तो जब इस कॉपर की I माइनस से रिएक्शन होती है तो कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है, तो ये इसको +1 में ले गया और ये I2 में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? नोट, बहुत अच्छा सवाल बन गया कि यार CuI2 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला उसने, जल्दी बताओ। CuI2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो Cu+2 की दूसरी रिएक्शन कराओ I माइनस के साथ साइनाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका CuCN2 बनेगा, ये +2 है माइनस है। अभी आपको बताया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा ये CuCN + Cu होल ट्वाइस। ये साइनोजन गैस है, ये क्या कहलाती है? साइनोजन गैस है, ये पॉइजनस होती है, उड़ जाती है ये, है ना। ये आपका बचा वाइट प्रेसिपिटेट है, ये एक्सिस ऑफ KCN में सॉल्युबल होगा, तो ये K3 CuCN होल 4 बनाएगा। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनाई +1 वाला कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि जब कॉपर +2 लिख के देगा, साइनाइड लिख के देगा एक्सिस में,
और आपसे कहेगा कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, तो आप गलती मत करना, ये +1 वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, +1 वाला, क्योंकि रिडॉक्स हो चुकी होती है बीच में। आपको जानबूझ के वो यहाँ K2CuCN होल 4 लिखेगा, K3 तो आप याद रखेंगे K3 होगा, प्रॉमिस करो याद रखोगे भाई, जल्दी बताओ। कोई भी ऐसी बच्चा गलती नहीं करेगा लल्ला, फटाफट से बोल मेरे लल्ला। हम्म हम्म तो ये K3CuCN होल 4 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, सेम इसी का एक और भाई होता है SCN, तो ये कॉपर SCN बन जाएगा, और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा SCN होल 2 वाइट PPT। ठीक है, ये भी वाइट, ये भी थायोसाइनोजन है, पॉइजनस से उड़ जाएगी। अब बात आती है कॉपर +2 की NaOH से। तो जब NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का लाइट ब्लू PPT होता है। ये क्या होता है, लाइट ब्लू, और ये लाइट ब्लू एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर यही कॉपर +2 की रिएक्शन अमोनिया सॉल्यूशन से कराते हैं, तो ये इनिशियली वही लाइट ब्लू बनता है PPT, और ये इनिशियली जो लाइट ब्लू बनता है इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट। और ये आपके चूंकि डी ब्लॉक है, इसलिए एक्सिस ऑफ इसमें NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा। और इसको हम डीप ब्लू कलर का होता है, और ये स्विट्जर सॉल्ट होता है। क्या होता है ये, स्विट्जर सॉल्ट। तो डीप ब्लू हो गया, स्विट्जर सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कॉपर +2 की रिएक्शन कराते हैं H2S से, तो आपको पता है CuS का ब्लैक PPT बनेगा। अब ये ब्लैक PPT की सॉलिबिलिटी पूछता है भाई, स्टार बताता हूँ मैं, ये पूछेगा सॉल्युबल हो जाएगा ये एक्सिस ऑफ साइनाइड एंड HNO3। साइनाइड में सॉल्युबल क्यों होगा जल्दी बताओ, आया ना। अच्छा संजना कुमारी, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ाएंगे सीरियसली तो ये खत्म नहीं हो पाएगा ना। सॉल्ट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। क्या मुझे हर एक बच्चे को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे सीरियसली पढ़ाने दो, अदरवाइज ये खत्म ही नहीं होगा। दिस इज़ द वेरी ह्यूज चैप्टर ना। और हमारा फोकस अगर चेंज हो गया, संजना जी आप गर्ल हैं बेटा, आपको तो समझना चाहिए, आप ऐसी बात कर रही हैं। हमारा फोकस अगर चेंज हो गया तो उस कंडीशन में दिक्कत ही हो जाएगी कि आपका फोकस भी चेंज हो जाएगा। फिर बच्चे उल्ट पटांग डाउट्स लिखना शुरू कर देंगे, और फिर इसको पूरा कचरा। अब आप संजना बोले क्या करना चाहिए मुझे, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ क्या करना चाहिए संजना। मैं तो पेन रख दिया, ये लो, नहीं पढ़ा रहा, बस बातें करें अब, है ना। प्रियंका, संजना बोलो। हम्म बैठ जाऊं, तो फिर क्यों लिखा आपने बेटा। आप पढ़ने आई है ना यहाँ, पढ़ो ना इसको सीरियसली, क्या क्या पढ़ा रहा जा रहा है। एकदम फोकस्ड होकर सुनती रहो अगर आप, तो ये याद हो जाएगा। अभी इस लेक्चर के बाद आपको ऐसा लगेगा सॉल्ट जो हमारा टेंशन दे रहा था वो खत्म हो गया। ठीक है चलिए, तो ये HNO3 में कैसे सॉल्युबल हुआ ये तो पता है, लेकिन साइनाइड में ये क्यों होता है। साइनाइड में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके सॉल्युबल हो जाता है। हम्म जल्दी बोलो। साइनाइड में ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना करके सॉल्युबल हो जाता है। देखो CuS+Cn, और ये आपका CuCN होल 4 - 3 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर बॉस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जो PPT होता है ना, इसको हम रख देते हैं। अगर ये रखते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CuSO4 में जाता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो अगर आपने गलती से इसे कचरे में डाल दिया और कचरे में कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल है, तो वहाँ बुम हो सकता है, तो इसलिए इसको तुरंत डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें Na2CO3 की, तो ये क्या बनाएगा जल्दी बताओ। कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, इसका नाम मेलाकाइट ग्रीन होता है, याद है। इसको क्या कहते हैं, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, और ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है मेलाकाइट ग्रीन। क्लियर, तो ग्रीन कलर का होता है ये, ठीक।
इसी तरह से अगर हम कॉपर प्लस टू की रिएक्शन K4FeCN6 से कराएं तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन होती है, मज़ेदार होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, चॉकलेट ब्राउन कलर का पीपीटी आता है। अभी चॉकलेट वर्ड मत ध्यान रखना, ब्राउन पीपीटी याद रखना। और अगर कॉपर प्लस टू की रिएक्शन हम किससे कराएं, K3FeCN6 से, तो आपका जो है वो ग्रीन कलर का पीपीटी बनता है। याद रहेगा? जल्दी बोलो फटाफट, फटाफट से बोलो, याद रहेगा? आई होप आपको याद रहेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ये सारी रिएक्शनें याद होनी चाहिए संजना, ठीक है? कॉपर के केस की सारी रिएक्शंस आ गई आपके पास, कर लोगे याद? उसके बाद आएगा कैडमियम। कैडमियम प्लस टू की आई माइनस से जो रिएक्शन होती है तो उसमें कोई पीपीटी नहीं आता है क्योंकि ये सॉल्युबल होता है। कैडमियम प्लस टू की NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब ये वाइट पीपीटी होता है लेकिन ये इनसॉल्युबल है क्योंकि डी ब्लॉक है, एम्फोटेरिक तो है नहीं। एक्सिस ऑफ NH में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल। कैडमियम प्लस टू है, NH4OH है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड होगा। और वापस से ये एक्सिस में, अब देखो डी ब्लॉक है भाई साहब, ये सॉल्युबल हो जाएगा, तो डी ब्लॉक सॉल्युबल है। इसी तरह से कैडमियम प्लस टू की अगर H2S से कराएंगे तो CDS का येलो पीपीटी बनेगा। और अगर यहीं पर अगर हम बात करें कि CD प्लस टू की रिएक्शन K4 से, तो K4 से करेंगे तो CdC2FeCN6 ब्लूइश वाइट पीपीटी बनेगा। तो डिस्टिंक्शन हो गया ना, किसमें किसमें हो गया, कॉपर में। इसमें कॉपर में क्या बन रहा था जल्दी बताओ, कॉपर में क्या बन रहा था जल्दी बताओ, कॉपर में क्या बन रहा था जल्दी बताओ, चॉकलेट ब्राउन। और यहाँ क्या बन रहा है, ब्लूइश वाइट। तो डिफ्रेंशिएट हो गए दोनों, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हुए कि नहीं हुए डिस्टिंक्शन, फटाफट बोलो। SNS तो टिन सल्फाइड होता है ना अगस्त्य, टिन सल्फाइड एक मेटल है, क्लियर? तो ये आपका कैडमियम भी हो गया। कैडमियम के बाद क्या आता है बताओ, मरकरी। Hg+2 है, इसकी रिएक्शन अगर मैं I माइनस से कराऊं तो क्या बनेगा, Hgi2 का स्कारलेट रेड पीपीटी होता है, ठीक है? और अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्सिस ऑफ Ki से कराऊंगा तो डी ब्लॉक में सिर्फ यही ऐसा था जो सोल्यूबल हो रहा था, तो ये आपका सॉल्युबल हो गया, क्लियर? इसी तरह से मैं Hg+2 की रिएक्शन कराऊं किससे, साइनाइड से, तो ये सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है? Hg+2 की रिएक्शन अगर मैं NaOH से कराऊं तो आपको पता है NaOH है, HgO बनेगा। और HgO जो होता है उसका पीपीटी कलर येलो होता है, ठीक है? तो Hg+2 की NaOH से रिएक्शन करा, HgO बन जाएगा, एक्सिस में NaOH में इनसॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो क्या है, एम्फोटेरिक है ही नहीं। एम्फोटेरिक याद है, पंजाब वाली गाना सुनाओ कार में थे, तो मरकरी तो नहीं है। इसके बाद अगर इसकी नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दें तो NH4OH के साथ रिएक्शन कराने पर HgO.HgNH2NO3 बना देगा वाइट पीपीटी। और याद है डी ब्लॉक में यही ऐसे थे जो एक्सिस इनसॉल्युबल होते हैं अमोनिया में, तो ये एक्सिस ऑफ अमोनिया में इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि डी ब्लॉक है। क्लियर हो गया?
हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हमारा सॉल्ट एनालिसिस, जिसका सबको बहुत बड़ा दर्द होता है, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ मेरे लल्ला, मचाने हल्ला गली मोहल्ला फटाफट से। तो आज हम निपटा देंगे सब, पक्का। राधे राधे। आ जाओ सारे। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वाह, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। राधे 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 राधे। वाह, देखो, मेंस ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, दो हिस्सों में पढ़ाऊंगा मैं। पहले मैं चाह रहा हूँ केटाइन केटाइन का पढ़ा दूँ, और फिर आपको एनायन एनायन का पढ़ा दूँ, ताकि आपका दिमाग एकदम फोकस्ड रहे और कचरा नहीं हो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं है कि एक ही दिन में आज ही सब ठूंस लो। वन शॉट का मतलब समझ लो, मेरा वन शॉट थोड़े डिफरेंट होते हैं। जितने भी बच्चे यहाँ दूसरे एक्सपेक्टेशंस आए, पहले मैं अपने वन शॉट का क्लियर कर देता हूँ। नहीं, नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनेंगे ढंग से। ठीक है, मेरा वन शॉट का तरीका मतलब ये होगा कि वो ही सवाल कराऊंगा जो एज इट इज आएंगे, सवाल क्वेश्चंस। ठीक है, मैं वन शॉट के अंदर दो हिस्सों में कराऊंगा, एक एनायन का वन शॉट अलग होगा, एक कैटायन का अलग होगा, ताकि यहाँ पर आपको बहुत आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कितने घंटे का होगा ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि हम कैटायन का पढ़ाएंगे, तो जब खत्म हो जाएगा तब छोड़ देंगे। सिंपल है कि नहीं है? फिर एनायन का पढ़ाएंगे वन शॉट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। एनायन का कल लगाएंगे संडे को। ठीक है, तो आपका 2 ही दिन में सॉल्व कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? सिंपल है कि नहीं है? बोलो, सिंपल है कि नहीं है? आराम से आप लिखेंगे, नोट्स भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दी जाएगी, सब कुछ आपके पास होगा। लेकिन आपको एक तो पेशेंस रखना है, दूसरा आपको जो है वो फोकस रखना है, तीसरा ये कि आप इसको अच्छे से सुने, आप जंप ना मारें। ठीक है, यस आलोक, बिल्कुल यस, यू आर राइट। आपको जंप नहीं मारना है कि थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है बॉस? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना किसी देरी के, और आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई होप कोई कुछ नहीं पूछेगा, पक्का। कोई फालतू के कमेंट मत करना, ये करा दो वो करा दो, पहले पूरा सॉल्व हो जान दो एक बार कैटायन अच्छे से। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। कैटायन का पहले वन शॉट, फिर एनायन का वन शॉट, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट। क्लियर? तो अब आपको बिल्कुल भी कोई भी कचरा नहीं करना है। क्लियर दोस्त? आई होप आप समझ गए होंगे। और अब कोई कचरा नहीं करना है, प्लीज मुझे अच्छे से पढ़ाने देना, डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, कैटायन, कैटायन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वेट टेस्ट के लिए सबसे पहले आपके जो आता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, उसमें कैटायन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। याद है सबको? 6 ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से। पहला ग्रुप ये फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, प्रभा होगी आगे, और इसका ग्रुप रिएजेंट जो है वो डाइल्यूट HCl। तो ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये हैं आपके ग्रुप रिएजेंट, ये आपके हैं कैटायंस, और ये आपके हैं ग्रुप। ठीक है, यहां पर आपका आएगा सेकंड। सेकंड को दो हिस्सों में बांटा है, सेकंड ए, सेकंड बी। क्लियर है सबको? ठीक, ये आपका सेकंड ग्रुप हो जाता है। और सेकंड ग्रुप जो है उसके अंदर आपको जो ग्रुप रिएजेंट होता है वो होता है H2S गैस इन एसिडिक मीडियम। थर्ड ग्रुप की बात करते हैं। ये इसका ग्रुप रिएजेंट होता है NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। ये आपका फोर्थ ग्रुप होता है। ठीक है, ये, और इसका ग्रुप रिएजेंट होता है आपका H2S गैस
इन बेसिक मीडियम। इसी तरह से फिफ्थ ग्रुप होता है भारत सरकार, ठीक है, और इसके अंदर आएगा, अब बताओ, अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। और ये आपका सिक्स ग्रुप होता है। सिक्स ग्रुप होता है ना मांगो कर, इसका कोई कॉमन रिएजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, ग्रुप रिएजेंट याद कर लो, बहुत सारे सवाल तो यही आ जाते हैं। और ये कैटायंस याद कर लो, अगर आपने ये याद कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बोल रहा हूँ कम से कम हो सकता है कि एक सवाल तो एटलीस्ट सॉल्व हो जाए। क्योंकि क्या सवाल पूछेगा कि भाई कौन सा कैटायन किस ग्रुप में रखा है और उसका ग्रुप रिएजेंट क्या है। तो इस तरह के सवाल, तो एक वैरायटी तो कंप्लीट हो गई इसी टेबल से। ठीक। अब चूंकि ये टेबल याद होनी चाहिए तो हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसका की पॉइंट बनाया। की पॉइंट क्या है, देखो, पहला यहां से देखना ये कि प्रभा होगी आगे। ठीक है, प्रभा यानी कि एक लड़की है जो कि झंडा लेके घूम रही है, बोली हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, हमारी मांगे पूरी करो, जेई मेंस में फ्री करो, ऐसे लगे घूम रही है वो। तो जब कोई आगे होता है जुलूस में तो पहले वही पिटता है, इसीलिए प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से। यानी कि उसका जब भाई आया उसने देखा यहाँ पे मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए भेजा है, झंडा लेके घूम रही है, तो उसने दर दरादन कुटाई कर दी, उसको कमरे में बंद करके। ठीक है, ये सबसे सिंपल की पॉइंट है इसका। पूछो क्यों, ये सिलेबस में ही नहीं है। तो ये सिलेबस में नहीं है तो ये जल्दी याद हो जाते हैं। एस+3 एस+3+5+2+4 10। इसको टू सेकेंड ए बोला जाता है, सेकेंड ए कॉपर फैमिली के लिए बोला जाता है, और ये सेकेंड भी आर्सेनिक फैमिली बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद एक बार रिसेशन आया था, अगर याद हो तो, रिसेशन अमेरिका के अंदर आया था जिसमें बहुत सारी नौकरी चली गई थी। तो जब आप किसी की नौकरी छीन लेते हो तो आप उससे सिर्फ नौकरी छीन सकते हो, उसका जज्बा नहीं छीन सकते। और अगर उसने मेहनत करके करोड़पति बना है तो उस कंडीशन में आप उसकी मेहनत छीन नहीं सकते। तो ऐसे ही करके क्या हुआ कि रिसेशन आया, तब क्या हुआ, ऑल करोड़पति फकीर, ये सारे के सारे बेचारे फकीर हो गए। तो जब उनकी, आपने पैसा छीन लिया तो उनकी मेहनत नहीं छीन सकते, इसलिए उन्होंने फिर से एक नया बिजनेस शुरू किया। और वो क्या था, देखना जरा, बेचे नी को मंजन। क्या बेचना शुरू कर दिया उन्होंने, निको मंजन। क्या बेचना शुरू कर दिया, निको मंजन। तो यहां से की पॉइंट आ गया आपका, प्रभा होगी आगे, प्रभा कुटी होगी कैद में भाई से, ये सिलेबस में है ही नहीं। ये हो गया ऑल करोड़पति फकीर, बेचे निको मंजन। अब जब बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस में आपके भारत सरकार टैक्स लगाती है, हर सरकार लगाती है। तो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो टैक्स लगाती है, तो उन्होंने क्या बोला गवर्नमेंट से, उन्होंने गवर्नमेंट से बोला कि भारत सरकार ना मांगो कर। उन्होंने कहा यार टैक्स मत मांगो हमसे। ठीक है, कर हिंदी में टैक्स को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा उन्होंने, भारत सरकार ना मांगो कर। तो ये आपको पूरी टेबल याद रखनी, ये टेबल केएसपी पर बनी हुई है। केएसपी जो है वो नीचे आने पर बढ़ेगा। केएसपी का मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे अगर, तो नीचे आने पर ये ज़्यादा सॉल्यूबल हैं। तो इनका मतलब ये होगा कि इनका प्रेसिपिटेट लाने के लिए आपको रिएजेंट डालने पड़ेंगे, वो ज़्यादा डालने पड़ेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने ये रिएजेंट डाला तो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप को केटाइन को पीपीटी कर सकता है। लेकिन अगर आपने इसकी जगह डायरेक्ट ये डाल दिया तो उस कंडीशन में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे। थर्ड वाला डाल दिया तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही एक साथ आ जाएंगे। फोर्थ वाला डाल दिया तो एक दो तीन चार सारे एक साथ आ जाएंगे। समझ रहे बात को। तो इसका मतलब क्या निकला कि एक साथ ही सारे पीपीटी आ जाएंगे। तो एक कंडीशन होती है कि अगर आपको केटाइंस का पीपीटी लगाना है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, एक एक करके ही आपको लगाना है। यानी कि आपको अगर थर्ड ग्रुप का भी पीपीटी लगाना है तो इसका लगाएंगे। ठीक है, पहला आपका सेल ही डालेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, पहला पहला सवाल पूछेगा कि अगर आपसे बोलेगा यार सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताओ इसका। ठीक है, तो यहां से देखो,
सॉलिबिलिटी का ऑर्डर दे रखा है उसने Na2S, तो सबसे नीचे आ रहा है, फिर ZnS तो यहाँ आ रहा है, और फिर आपका क्या दे रहा है उससे US, तो यहाँ आ रहा है, और नीचे आने पर मैंने आपका कहा KSP बढ़ रहा है, तो सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। सॉलिबिलिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल ये, फिर ZnS और फिर CUS। अब ये JEE एडवांस में आया हुआ सवाल है, तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे। ये कौन सा सवाल करा दिया आपसे फ्री में? JEE एडवांस PYQ, तो कर सकते हैं आपको, सिंपल हो गया। अब अगला सवाल ये आता है कि यार ये जो आपका H2S गैस है, ये एसिडिक मीडियम में पास हो रहा है, यहाँ H2S बेसिक मीडियम में पास हो रहा है, क्यों? तो उसका रीज़न सुनो। जब आप H2S डालते हो तो H2S आयनाइज होगी अगर, तो जब आप H2S डालेंगे तो H2S आयनाइज होगी, तो आयनाइज होने पर वो आपका सल्फाइड आयन आएगी। ये सल्फाइड आयन इतना सफिशियंट है कि वो सेकंड ग्रुप का भी पीपीटी ला सकता है, और साथ में फोर्थ ग्रुप के जिंक का भी ला सकता है पार्शियल पीपीटी। तो जिंक का भी अगर पार्शियल पीपीटी यहाँ आ जाएगा तो जिंक का टेस्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हम मीडियम क्या रखते हैं? एसिडिक। अब एसिडिक मीडियम से क्या फ़ायदा हुआ? एसिडिक मीडियम से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पर H हो गया और ये H हो गया, कॉमन आयन इफेक्ट आ गया। कॉमन आयन इफेक्ट अगर आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? H कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा। पीछे भाग जाएगा तो सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सल्फाइड की कंसंट्रेशन कम हो गई तो वो इतनी रहेगी कि सिर्फ सेकंड को ला पाए। ठीक है। अब अगला सवाल क्या पूछा उसने कि H2S गैस आप बेसिक मीडियम में क्यों पास कर रहे हो फिर फोर्थ ग्रुप में? तो उसका रीज़न देखो, जब H2S आयनाइज हो रही तो सल्फाइड सिर्फ इतना ही सफिशिएंट है कि वो जिंक का ला पाए, इन सब का नहीं ला पाए। तो मुझे चाहिए इन सब का भी आए, तो इन सब का आने के लिए हमने क्या करा? बेसिक मीडियम लिया। तो बेसिक से क्या फ़ायदा हुआ देखो, बेसिक से फ़ायदा हुआ कि H प्लस प्लस OH माइनस होंगे, तो ये H प्लस निकल जाएगा, इक्विलिब्रियम आगे भाग जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो इक्विलिब्रियम आगे भागेगा तो सल्फाइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो फोर्थ ग्रुप का पीपीटी लेके आ जाएगी। ये फोर्थ ग्रुप का पीपीटी आ जाएगा, फोर्थ ग्रुप का पीपीटी आ गया देखो यहाँ से। ठीक है। इसके बाद अगला सवाल आता है कि यार ये NH4OH क्यों लिया आपने NH4Cl के साथ? तो उसका रीज़न देखो कि NH4OH जब आयनाइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनता है। तो अगर NH4OH होगा तो NH4 प्लस प्लस OH माइनस बनेगा। ये OH कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो मैग्नीशियम का भी पीपीटी ला सकती है। देखो थर्ड ग्रुप के केटायन का पीपीटी तो लाएगी लाएगी, पर किसका ला सकती है? मैग्नीशियम का भी। तो मैग्नीशियम का पीपीटी ना आए इसलिए हम क्या करते हैं उसमें NH4Cl डालते हैं। NH4Cl डालेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा बताओ? कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट लगने का मतलब होगा ये ज़्यादा हो गए तो इक्विलिब्रियम पीछे भाग जाएगा, पीछे भागते क्या होगा? इसकी कंसंट्रेशन घट जाएगी, कंसंट्रेशन घट गई तो इस कंडीशन में उतना ही OH होगा जो थर्ड ग्रुप को पीपीटी में लाए। अगला सवाल पूछेगा ये अमोनियम बाइकार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH क्यों है? तो उसका रीज़न देखो, उसका रीज़न क्या है? ध्यान से सुनना। उसका रीज़न होता है कि यार जब अमोनियम बाइकार्बोनेट आयनाइज होता है तो जो कार्बोनेट की कंसंट्रेशन होती है वो इतनी सफिशिएंट है कि फिफ्थ ग्रुप को तो ले ही आएगी, फिफ्थ ग्रुप को ले आएगी। लेकिन एक बार बताओ बोलो, ये फिफ्थ ग्रुप को ला सकती है, साथ ही साथ किसको ले आएगी? सिक्स ग्रुप मैग्नीशियम को भी। तो फिर हम इसमें NH4Cl डालते हैं ताकि फ़ायदा क्या होता है NH4 प्लस और OH Cl माइनस से। यहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि कॉमन आयन इफेक्ट है तो आंसर नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास नोट्स में ऐसा लिखा है कॉमन आयन इफेक्ट तो गलत लिखा है। कॉमन आयन इफेक्ट नहीं होता है, यहाँ पर बहुत सी जगह गलत चीज़ें लिखी होती हैं और आप गलत पढ़ लेते हो। ये कॉमन आयन इफेक्ट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जब कभी वीक सॉल्ट या वीक आपका कोई कंपाउंड होता है तो उसका आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की प्रेजेंस में क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। वीक जो भी कंपाउंड है उसका आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग सॉल्ट की प्रेजेंस में घट जाता है, उसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ कोई कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लग रहा। अब क्या फर्क पड़ा इससे? फर्क पड़ा जब NH4 प्लस आएगा यहाँ पे ये, तो जब NH4 प्लस आएगा तो वो इस कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा क्योंकि इसमें H प्लस है, वो कार्बोनेट से रिएक्ट करके इसे CO2 में लाएगा और ये खुद अमोनिया में आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन कहलाती है बफर एक्शन। तो ये बफर एक्शन की वजह से कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटती है, और कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटने की वजह से बोलो कार्बोनेट कंसंट्रेशन घटने की वजह से क्या होता है आपका? बोलो, कार्बोनेट कम हो जाता है, और कम होने की वजह से आपका सिर्फ फिफ्थ ग्रुप का ही पीपीटी ला पाता है। ठीक। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, सिंपल है। तो ये सारे सवाल आप कर लेंगे आसानी से। अब एक सवाल और आता है, देखो ध्यान से कि यार ये Pb+2 यहाँ पे भी ऐसा क्यों? तो उसका एक रीज़न होता है। ठीक है, वो रीज़न क्या है? ध्यान से सुनना।
उसका रीज़न ये है कि जब आप HCl भेजोगे, हम्म, जब आप ये HCl भेजते हो, फर्स्ट ग्रुप में HCl आती है ना, HCl जब जाएगी तो PbCl2 बनेगा। कि PbCl2 जो होता है स्पेरेंगली सॉल्युबल होता है इन कोल्ड वाटर, बट कंप्लीट सॉल्युबल होता है इन हॉट वाटर। तो जब आप पहले ग्रुप का HCl डालोगे, HCl डालने पर, बोलो, जब आप HCl डालोगे, HCl डालने पर PbCl2 बनेगा और उसको छानोगे ऐसे, तो PbCl2 स्पेरेंगली सॉल्युबल है, तो कुछ तो ऊपर रह जाएगा, कुछ नीचे चला जाएगा, और जो नीचे चला गया वो फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट है, और फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट में फिर आपका जो कैटायन है वो Pb भी चला गया, और फर्स्ट ग्रुप फिल्ट्रेट से हम सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाते हैं। तो सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे तो क्या होगा, बोलो, सेकंड ग्रुप का टेस्ट लगाएंगे तो सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। तो क्यों आ जाता है, समझ में आ गया। उसके बाद एक और बात होती है कि अमोनियम कैटायन इज द ओनली कैटायन which is identified by its volatile product। वो अपने वोलेटाइल प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई होता है। क्या बोला, जल्दी बताओ, किससे आइडेंटिफाई होगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट से। पक्का। अभिषेक राज, मैं यहाँ पर आपके जवाब देने के लिए नहीं आया हूँ, प्लीज़ आप चले जाओ यहाँ से। मैं अभी डांट दूंगा और गुस्सा आ जाएगा मुझे। मैंने पहले ही स्टार्ट करने से पहले बोला था कि आपकी बकवास के आंसर देने नहीं आया हूँ यहाँ पे मैं। आपको अगर ये बकवास के आंसर चाहिए तो आप आ जाओ, मैं एक Q&A सेशन लेता हूँ, उसमें सारी बातें करता हूँ, वहां पर आप अपनी सारी बकवास पूछो। पढ़ने आए हो तो चुपचाप पढ़ो यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो यहाँ से चले जाओ बेटा। क्योंकि मैं अगर यहाँ जवाब देता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब। आपको अभी भी जवाब चाहिए, अभी भी मेरे से बातें करने आए हो, तो पढ़ाऊंगा कब, ये सोचो। मैंने मना किया था ना कि मुझे डिस्टर्ब मत करना बिल्कुल भी। मैंने मना किया था ना, टॉर्चर मत करना कुछ भी। यार क्या बोल नहीं रहे, ये बोल नहीं रहे तेरे को, ये पढ़ा नहीं रहे तेरे को यहाँ पे। भैया जिसको भी फालतू की बात करनी है दूसरे सेशन में आ जाना, आना मत यहाँ पर इस तरह की बातें पूछने। कोई कुछ नहीं लिखेगा फालतू में, जिसको नहीं पढ़ना वो चले जाओ यहाँ से, और जिसको पढ़ना है वो चुपचाप सीरियसली बैठो और पढ़ाई करो। तुम्हारे लिए हम पागल हैं यहाँ पे जो बैठ करके यहाँ पढ़ा रहे हैं इतना तुम्हें। तुम्हारी पापों की सजा हम भुगत रहे हैं। तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं करने के बावजूद तुम लोग जो है वो यहाँ आके बैठ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और यहाँ आकर के कमेंट करने आ जाते हैं बेवकूफों की तरह। तीसरी बार पढ़ा रहे हैं हम, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं कि ताकि तुम पढ़ के अच्छा कर सको। हाँ अर्जुन, याद है मुझे बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, अब चुपचाप पढ़ना, बिल्कुल मुझे डिस्टर्ब करोगे तुम्हारा नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी चीज में अगर स्किप कर गया तो फिर तुम्हारी नुकसान है। मुझे सीरियसली आराम से पढ़ाने दो, रिलैक्स्ड होके। क्लियर। तो अमोनियम कैटायन यहां पर इज द ओनली कैटायन होता है विच इज आइडेंटिफाई बाय इट्स वोलेटाइल प्रोडक्ट। क्लियर है। वोलेटाइल प्रोडक्ट मतलब उड़ने वाला प्रोडक्ट, ठीक। और अमोनिया जो कैटायन जो होता है, अमोनियम कैटायन कैन नेवर बी प्लेस्ड in 1 to 6 group because it is already present in the form of ग्रुप रिएजेंट। अब ये क्या लिखा लाइन बताओ। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनियम कैटायन क्यों नहीं है, तो अमोनियम कैटायन इसलिए नहीं है क्योंकि वो कभी नहीं रख सकते आप इसमें। क्यों नहीं रख सकते, देखो, क्योंकि अमोनियम कैटायन ग्रुप रिएजेंट की फॉर्म में हमेशा के लिए आ चुका है यहाँ पे। अमोनियम कैटायन क्या हुआ, जल्दी बताओ। यहाँ पर हमेशा के लिए आ चुका है NH4Cl। तो अमोनियम कैटायन हमेशा के लिए आ चुका है, इसलिए इसे कभी भी नहीं रख सकते आप। इसलिए इसे अलग से रखा जाता है जीरो ग्रुप में ऐसे, और जीरो ग्रुप का उस टेबल से कोई लेना देना नहीं है। और उसका रिएजेंट होता है NaOH। मतलब NaOH मतलब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, कुछ भी ले सकते हो आप इसमें, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब।
तो ये आपका वोलेटाइल प्रोडक्ट निकलता है जिसका नाम है अमोनिया। ठीक है, जीरो ग्रुप। अब एक और इम्पॉर्टेंट नोट है, और वो है कि बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट मस्ट बी बॉइल्ड। ठीक है, सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट जो है वो मस्ट बॉइल फॉर रिमूवल ऑफ H2S गैस। क्लियर है? H2S गैस को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलो जल्दी, H2S गैस बिफोर परफॉर्मिंग थर्ड ग्रुप केटायन, बोलो सेकंड ग्रुप फिल्ट्रेट जो होता है उसे बॉइल कर देते ताकि H2S निकले। आफ्टर दिस लिटिल कंसंट्रेटेड HNO3 इज एडेड। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि यहां पर क्या होता है, देखो जब Fe होता है ना, अब ये हुआ क्या वो समझना, Fe+3 को ये H2S रिड्यूस करके Fe+2 और सल्फर में ले आती है। क्या बोला जल्दी बताओ? Fe+3 से H2S से रिएक्ट करके किस में ले आती है? Fe+2 में। Fe+2 में लाते हैं, हमारा आयरन +2 में आ गया, ये छूट गया। +3 से +2 में आ गया। आप सोचो क्या हुआ, +3 से +2 में आ गया तो नुकसान हो गया हमारा, क्योंकि अब +2 आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले बॉईल करना पड़ता है ताकि H2S निकल जाए। अब H2S निकल गई, H2S निकलने के बाद ये कीड़े तो कर ही गई वो, तो इसको वापस कन्वर्ट करने के लिए लिटिल कंसंट्रेट HNO3 ऐड करते हैं, और ऐड करके इसे वापस से +3 में ले आते हैं। तो ये स्टेप आपकी कंपलसरी स्टेप है। क्या स्टेप है बताओ? जब थर्ड ग्रुप का कैटायन लगाते हैं जल्दी बोलो, थर्ड ग्रुप का कैटायन लगाते हैं, दोबारा बोलो। थर्ड ग्रुप का कैटायन जब भी टेस्ट लगाओगे तो सबसे पहले आप उसे बॉईल करोगे। बॉईल करने से H2S बाहर आएगी। H2S बाहर आने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके अंदर H2S बाहर आएगी, और H2S बाहर आने के बाद उसके अंदर हम क्या करेंगे, लिटिल कंसंट्रेट HNO3 डाल देंगे। और जैसे ही लिटिल कंसंट्रेट HNO3 डाल देंगे, ठीक है, तो क्या होगा बताओ? तुरंत आपके जो है वो Fe+2 वापस कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। अब ये जो H2S होती है ना, ये H2S पास कहाँ से करते हैं देखो, ये H2S कहाँ से पास करते हैं? ये किप्स एपरेटस से। तो किप्स एपरेटस क्या होता है वो देख लो। ये ऐसी बोतल होती है देखो, वाइट कलर की, आपकी लेबोरेटरी में दिखाई देंगे। दिस इज द किप्स एपरेटस। यहाँ से ये पाइप होता है, इस पाइप को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं और H2S पास हो जाती है। तो किप्स एपरेटस कैसे आता है, समझ में आ गया? सर अब मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स में हूँ IIT दिल्ली से। सर थैंक यू सो मच। ओ माय गॉड, अर्जुन भंडारी। सर मैं, ओ माय गॉड, दुबई में आपसे मिला था, अटलांटिस में। हाँ हाँ याद है मुझे, एक्वा एक्वा जो था वहाँ पे ऊपर वाली राइड थी, मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था, याद है? वो क्या बोलते हैं उसको? हम्म। और तुमने कहा था सर आप, ठीक है। और हाँ, हम वो राइड ले रहे थे नीचे, स्लाइडर वाली लाइट, बहुत बड़ी ऊपर के ऊपर। चले आगे बढ़े। तो ये किप सेपरेटर्स का समझ में आ गया क्या होगा? किप सेपरेटर्स से पास करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के लिए हम की पॉइंट पढ़ेंगे, उस की पॉइंट की हेल्प से आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। फर्स्ट ग्रुप को पढ़ने से पहले आपको ये पता है कि जब आप HCl पास करेंगे तो उसमें AgCl हो सकता है, PbCl2 हो सकता है, और Hg2Cl2 हो सकता है। ये तीन ही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप PPT कहते हैं इसको। और इस फर्स्ट ग्रुप PPT को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। पहले तो बॉईल करते हैं एंड फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जब आप फिल्ट्रेट को देखेंगे तो उस फिल्ट्रेट के अंदर आपके पास आ जाएगा PbCl2। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपको कहा था मैंने कि PbCl2 क्या होता है, पॉइंट बोलो, PbCl2 सॉल्युबल हो जाता है, बोलो। IIT स्कूल का अर्ली ड्रॉपर बैच 26 कब आएगा? बिकॉज मैं ई सरल या कंपेथिज्म्स के अर्ली ड्रॉपर पर बिलीव नहीं करता। आ जाएगा, देखो यार, अभी रुक जाओ भाई, अभी कुछ मत लिखो, ये सब लास्ट में पूछ लेना, है ना? पक्का?
ये सब डाउट बाद में पूछना, डिस्टर्ब मत करो। देखो अभी मैंने एक को डांट दिया इसलिए अब मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम अभी मत लिखो, मेरे को पढ़ाने दो पहले, फोकस्ड होके फिर हम बैठ जाएंगे, फिर डाउट्स पूछ लेना। Q&A सेशन ले लेंगे आपका आराम से, अभी कुछ मत पूछो, वरना फिर मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। फील खत्म हो जाती है फिर पढ़ाने की। मशीन थोड़ी है कि इधर भी डाउट बताओ, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, फोकस नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर आपका बॉईल किया, तो बॉईल करने से PbCl2 जो है ना, ये कोल्ड वाटर में स्पेरिंगली सॉल्युबल है और हॉट वाटर में कंप्लीट सॉल्युबल है, तो ये सॉल्युबल हो गया इसलिए फिल्ट्रेट में आ गया। अब हमारे पास यहाँ दो बच गए, एक AgCl और Hg2Cl2। अब इसको हमने क्या करा, डिसॉल्व कर दिया अमोनिया सॉल्यूशन में। जैसे डिसॉल्व करेंगे और फिल्टर कर लेंगे तो क्या होगा पता है, फिल्टर करते ही यहाँ पर आपका Ag तो आपका इसमें आ जाएगा क्योंकि सॉल्युबल हो जाता है AgCl, और ये आपका Ag2Cl2 बच जाएगा। ये Ag2Cl2 चूंकि अमोनिया सॉल्यूशन डाला है उससे रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके आपके जो है वो ये कंपाउंड बना लेगा, और ये आपका ब्लैक होता है। यानी कि आपकी कंडीशन ये वाइट है, ये ब्लैक है, तो ओवरऑल ब्लैक दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर ये वाइट प्रेसिपिटेट, ये Ag2Cl2 का वाइट पीपीटी, सॉरी ब्लैक पीपीटी, वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो गया, Ag2Cl2 का वाइट पीपीटी थोड़ी देर बाद ब्लैक हो गया, तो आप बोल दोगे कि यार ये मरकरी ही है। तो इस तरह से हम इन तीनों के टाइन को अलग अलग कर लिया पहले। ये प्रोसेस कौन सा है बताओ, इन तीनों को अलग करने का। PbCl2 वहाँ चला गया, Ag यहाँ आ गया, Hg यहाँ आ गया, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें Pb है नहीं पता लगाना है, इसमें Ag है कि नहीं पता लगाना है, ठीक है। तो इनकी रिएक्शंस करते हैं। अब इसके की पॉइंट्स हैं, पहले वो समझना। की पॉइंट्स ये हैं कि अगर कोई भी P ब्लॉक एलिमेंट हो प्लस आपका एक्सिस ऑफ Ki हो तो वो आपको क्या बोलना है, सोल्यूबल। P ब्लॉक एलिमेंट PPT हो तो एक्सिस में सोल्यूबल, और अगर D ब्लॉक एलिमेंट PPT हो तो वो एक्सिस ऑफ Ki में इनसोल्यूबल बोलना है, ठीक है। एक्सेप्ट Hgi2, ये Ki के अंदर जो है वो सॉल्युबल होता है बस। तो Hg अकेला ऐसा है जिसे सॉल्युबल बोलना है, ठीक है। इसके बाद आएगा डी ब्लॉक। अगर डी ब्लॉक आ जाए और साइनाइड आ जाए या आपका अमोनिया आ जाए तो डी ब्लॉक एलिमेंट PPT जितने भी होंगे वो आपके इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। और P ब्लॉक जो होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे, P ब्लॉक PPT। इनसॉल्युबल, ठीक है। अब यहाँ एक नोट है, और नोट क्या है कि अगर मान लीजिए आपका Fe+3 आ जाए, Fe+2 आ जाए, Hg2+2 आ जाए, Hg+2 आ जाए, Mn+2 आ जाए, या क्रोमियम+3 आ जाए, ठीक है, ये इनसॉल्युबल इन अमोनिया सॉल्यूशन, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। यानी कि जितने भी डी ब्लॉक थे वो सब साइनाइड अमोनिया में सॉल्युबल थे, लेकिन ये वाले जितने होंगे ये अमोनिया अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। दोबारा बोलो, पक्का, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, ये अमोनिया में सॉल्युबल नहीं होंगे। क्लियर सबको। तो ये की पॉइंट आपका एक। दूसरा कि जितने भी आपके जो है वो एम्फोटेरिक हैं, जैसे पंजाबे, अली, गाना सुनाओ, कार में, ये जितने भी होते हैं सब एम्फोटेरिक हैं। तो ये जितने भी एम्फोटेरिक होंगे वो एक्सिस ऑफ NaOH में वो सॉल्युबल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ NaOH है इसलिए सॉल्युबल है। हाँ है ना। तो एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल हो जाएंगे। इसी तरह से कुछ नेटी मेटल्स हैं जैसे Hg2+2, Hg+2, और आपका आता है Ag+। दीज आर नेटी मेटल्स। इनकी खास बात होती है कि NaOH से रिएक्ट करके ये अपने हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते बल्कि ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स। तो ये आपका ऑक्साइड्स बनाएंगे, और ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक नहीं है इसलिए एक्सिस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होंगे।
ये इनसॉल्युबल होंगे एक्सिस ऑफ NaOH में। क्लियर सबको? ये आपके थोड़े थोड़े की पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे जल्दी बताओ। सवाल, जैसे पहला सवाल, अगर हम बोलें PB+2 है, KI है, तो क्या बनेगा बताओ। तो आप बोलोगे PbI2, इसका PPT का कलर है येलो, तो आपका PB+2 हो गया, KI से रिएक्ट किया और आपका PbI2 बन गया। और फिर अगर एक्सिस ऑफ KI लेते हैं तो आपको क्या बोलना है, सॉल्युबल, तो ये आपका PbI4-2 सॉल्युबल बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से PB+2 है, KCN है, तो वही PbCN2 बनेगा, लेकिन एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। PB+2 हो गया। अगर मैं NaOH लेता हूँ तो NH से रिएक्ट करेंगे तो ये PbOH बनेगा। और अगर एक्सिस में NaOH लेंगे तो अब एम्फोडरी गई है। अभी बताया था मैंने आपको, प्रभा पंजाब इसका की पॉइंट भी लिख देता हूँ ऊपर। इसका की पॉइंट क्या होता है देखो, पंजाबे अली गाना सुनाओ कार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके काफ़ी सारे PYQs निपट जाएंगे, इनको याद कर लो। ये इतने सारे हैं आपके PYQs निपटेंगे जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। इसको याद करो, पंजाबी अली गाना सुनाओ कार में, इससे आपके काफ़ी सारे PYQs निपट जाएंगे। क्लियर बॉस? दक्ष गोयल समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर बॉस? याद हो गया ये की पॉइंट? अब ये देखो एम्फोटेरिक है कि नहीं है, तो एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। अब देखो इसमें एक PYQs आया था, क्या, कि जब आपका लेड क्रोमेट, कोई भी लेड का कंपाउंड हो, एक्सिस ऑफ NH में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। तो उसमें ऑप्शंस क्या थे, डाई एनाइनिक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, डाई एनाइनिक मतलब ये दो एनाइन। दूसरा सवाल था डाई एनाइनिक टेट्राहेड्रल कंपाउंड। अब बताओ क्या बनेगा, तो डाई एनाइनिक टेट्राहेड्रल। तो जब भी लेड क्रोमेट, यहाँ पर उसने लेड क्रोमेट दिया था, तो कोई भी लेड का कंपाउंड हो जिसमें +2 चार्ज है तो वो एम्फोटेरिक होगा। इससे रिएक्ट करके पहले वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद ये यहाँ पर आएगा। जो भी लेट आए हैं मैं उनको बता दूं, मैंने कहा है हम सॉल्ट को दो हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा जिसमें हम कराएंगे कैटायन पूरा आज, कल जो होगी फिर से क्लास लगेगी उसमें हम कराएंगे एनायन पूरा, फिर उसके बाद सॉल्ट के PYQ। तो इसलिए प्लीज़ आप मत समझना, ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन मत पैदा करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ मत पूछो। ये क्लियर हो गया? इस PYQ आएगा तो कर दोगे, जल्दी बोलो क्या था, कि PbCrO4 जब एक्सिस ऑफ NH से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है। तो उसमें ऑप्शन क्या थे, डाई एनाइनिक, समझ जाएंगे डाई एनाइनिक, ये डाई एनाइनिक। और डाई एनाइनिक के बाद आप क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, टेट्रा वाला, चार वाला, ऑक्टा मत कर देना, ठीक है। अगला देखो, PB+2 है, अगर हम CrO4 से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, PbCrO4, ठीक है। इसी तरह से हम PB की रिएक्शन अगर H2S से कराते हैं, इनिशियली क्या होता है, ये बनता है आपके, ठीक है, रेड कलर का, रेड कलर का होता है, लेकिन ये टूट जाता है, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के वापस PbS + PbCl2 बना लेता है, ठीक है, ऑन एसिडिफिकेशन और एक्सेस H2S। आपको है ना ये सब मत याद रखना, ये एडवांस वाली चीज़ें होती हैं। आप तो सिंपल PB+2 से जब H2S रिएक्ट करेगा तो सीधा आपका PbS बना देना, ब्लैक प्रेसिपिटेट। दोबारा बोलो क्या बनेगा, सीधा PbS यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट, सीधा बोलो क्या बनेगा, PbS यानी कि ब्लैक प्रेसिपिटेट। क्लियर बॉस? तो ये आपको याद होनी चाहिए, सिंपल फंडा है, की पॉइंट की हेल्प से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर PB+2 की रिएक्शन कराऊँ NH4OH से, तो जरा बताओ NH4OH से क्या बनेगा। NH4OH जब भी आता है इसको समझना आप, अमोनिया सॉल्यूशन बोलना है। तो ये आपका वैसे तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, लेकिन एक्सिस में इनसॉल्युबल होगा। पूछो क्यों, क्योंकि ये P ब्लॉक है। दोबारा बोलो क्या बोला, क्योंकि ये P ब्लॉक है, इससे इनसॉल्युबल आएगा यहाँ, क्योंकि ये
पी ब्लॉक है, इनसॉल्युबल आएगा। हाँ या ना? क्लियर बॉस? आई होप आपको समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब यहीं पर अगर इसकी बात हम ए जी से करते हैं तो ए जी प्लस आएगा, फटाफट बताना आप, के आई है तो ए जी आई तो बन जाएगा। और ए जी आई कौन सा पीपीटी है? येलो। अब येलो प्रेसिपिटेट आने के बाद अपन क्या करेंगे इसको एक्सिस में। अब जल्दी बताना, डी ब्लॉक है तो क्या होगा? इनसॉल्युबल। डी ब्लॉक इनसॉल्युबल था। ए जी प्लस आएगा, सी एन, ए जी सी एन बनेगा। चलो बताओ, एक्सिस में बोल के बताओ, डी ब्लॉक है तो सॉल्युबल होगा नहीं होगा? होगा। ये सब की पॉइंट की हेल्प से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से ए जी प्लस है, ठीक है, एन ओ एच है। अब ये एम्फोटेरिक तो है नहीं और ये नेटी मेटल है, की पॉइंट बताया था, नेटी मेटल जो भी होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके AgTO बनाते हैं, हाँ या ना? तो ये आपका ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है, येलो ब्राउन है ना। एक्सिस में क्या होगा? ये इनसॉल्युबल, बिकॉज ये एम्फोटेरिक नहीं है। Ag प्लस है, NH4OH रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? वापस वही AgTO। लेकिन अगर हम एक्सिस की बात करेंगे तो वो एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से Ag प्लस है, अगर CrO4 माइनस लूंगा तो क्या बन जाएगा? तुरंत बताओ, Ag2 CrO4, रेड कलर का पीपीटी। कौन सा बन जाएगा? Ag2CrO4 रेड कलर प्रेसिपिटेट। क्या बन जाएगा? Ag2CrO4 रेड कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। इसी तरह से Ag प्लस की रिएक्शन अगर H2S से कराएंगे तो क्या बनेगा? Ag2S ब्लैक पीपीटी, ब्लैक। इसी तरह से Ag प्लस की रिएक्शन कराएंगे अगर हम फॉस्फेट से तो Ag3PO4। कुछ रिएक्शन इसकी अलग आ रही है, है ना। Ag प्लस की रिएक्शन अगर साइनाइड से कराएंगे, थायोसाइनाइड से, तो वाइट पीपीटी AgCN और ये येलो पीपीटी। क्लियर सबको? ये हो गया। अब आया मरकरी, मर्क्यूरस, सॉरी मर्क्यूरस आयन है। चलो बताओ, Ag2+2 की रिएक्शन I माइनस से कराओगे तो क्या बनेगा? Hg2I2। ये आपका ग्रीन प्रेसिपिटेट है। अगर मैं इसको बॉईल कर दूं तो इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, जल्दी बताओ क्या बोला, जल्दी बताओ। कि Hg2+2 जो होता है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्योंकि ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, ठीक है। एक मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। आपको याद है डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक है, कैडमियम और Hg है, ये दोनों ओनली +2 शो करते हैं। ये आपका +1 और +2 दोनों शो करता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार कि बताओ जिंक कैडमियम Hg वाली फैमिली में कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? मरकरी। मल्टीपल बना दूं, कौन है जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? तो जिंक और कैडमियम। ऐसे ही स्कैंडियम, वो भी एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? देखो, स्कैंडियम एक ही शो करेगा प्लस, फ्लोरीन एक ही करेगा माइनस, सोडियम एक ही करेगा प्लस। सोडियम मतलब सोडियम वाली फैमिली। जिंक कैडमियम सिर्फ शो करेंगे +2, यानी सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब कैसे एग्जाम्पल होते हैं? सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऐसे PYQs आ जाते हैं कई बार सवाल इनमें कि यार सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले बताओ फटाफट, तो सारे सवाल एक साथ ही निपटा दोगे, कहीं भी आ जाए, ठीक है। एक एडवांस में आया था सवाल, इंटीजर सवाल, कि फाइंड द नंबर ऑफ आयंस विच शो ओनली एलिमेंट विच शो ओनली सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या था? एक तो F और एक आपका सोडियम, और दो ही ऑप्शन थे मतलब, तो आंसर दो चले गए। मतलब बहुत सारे दे रखे थे, उसमें से इनमें से सिर्फ दो थे, सोडियम और ये। अगर ये सारे होते तो सारे चले जाते, क्योंकि ये सब सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। तो इस तरह के PYQs निपटान प्रूव होगी, फटाफट बताओ। हाँ या ना? सिलिकॉन को नॉन मेटल लेंगे ईश्वरी, क्योंकि है ना पी ब्लॉक में इसको नॉन मेटल बोला गया है। मेटलॉइड होता है, मेटलॉइड का अर्थ होता है ऐसे जो मेटल नॉन मेटल दोनों कैरेक्टर रखते हैं, परंतु मेटल कम होते हैं कैरेक्टर और मेटलॉइड, सॉरी नॉन मेटल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। और एक आपके कौन से सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देंगे? ये सेकंड ग्रुप वाले, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे। तो आई होप आप कर दोगे। सिंपल है कि नहीं बताओ? आगे बढ़े। तो यहाँ पर इसको डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, तो बॉईल जैसे ही करोगे आप तो Hgi2 बन जाएगा
प्लस एच जी। इसी तरह से अगर आप बॉयल विद एक्सिस ऑफ के आई करेंगे तो बॉयल विद एक्सिस ऑफ के आई क्या करेंगे, एच जी I4 - 2 बन जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? दूसरी रिएक्शन फटाफट बताओ। Hg2+2 की साइनाइड से कराओगे तो क्या बनेगा, ये Hg डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा तो Hg+Hgcn। Hg2+2 की अगर किससे कराओगे, NaOH से, तो आपको पता है Hg2+2 की NaOH से कराएंगे तो Hg2O, ठीक है। और Hg2O जो होगा वो आपका वापस से अगर हीट करोगे तो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाएगा Hg+Hgo में। ये आपका येलो होता है और ये आपका ब्लैक होता है। अगर मैं NH4OH से कराता हूँ तो आपका Hg+HgNH2 नाइट्रेट बनता है। ये आपका वाइट है, ये आपका ब्लैक है। तो मुझे बता ओवरऑल कैसा दिखेगा, ब्लैक। यहां से यहां तक की बात करेंगे तो सारा का सारा क्या दिखेगा, ओवरऑल ब्लैक। क्लियर सबको? हाँ या ना? सिंपल है कि नहीं बताओ, बोलो। अगला आएगा H2S वाला फिर से। तो H2S से रिएक्शन कराएंगे तो वही HGS बनेगा। पहले तो Hg2S बनेगा, फिर ये टूटेगा और Hg+HGS बना देगा। ये आपका ब्लैक होता है, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। क्लियर है सबको? तो यहाँ तक की सारी बातें आप करेंगे तो आराम से सवाल आ जाएंगे। बोलो, NaOH से हो गया, NH4OH से हो गया, साइनाइड से हो गया, I- से हो गया और H2S से हो गया। ठीक, ये फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने के बाद अब आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप के अंदर सॉल्युबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सॉल्युबिलिटी इंपॉर्टेंट कैसे होती है देखना जरा। पहला, अगर मैं मेटल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनना, सल्फाइड लेता हूँ, ठीक है, ऑफ सेकंड ग्रुप, और मैं इनको डिसॉल्व करता हूँ YaS, इसका फुल फॉर्म अभी लिखवाऊंगा। YaS का फुल फॉर्म होता है, सर ये रिकॉर्डेड नहीं है आयुष कुमार, अगर डांट खानी हो तो रिकॉर्डेड है। YaS येलो अमोनियम सल्फाइड। दोबारा बोलो क्या है, येलो अमोनियम सल्फाइड। क्या बोला जल्दी बताओ। येलो अमोनियम सल्फाइड पूरा नाम हो गया। अब ये येलो अमोनियम सल्फाइड जो होता है, इसमें डिसॉल्व किया मैंने इसको, है ना, डिसॉल्व इन येलो अमोनियम सल्फाइड एंड फिल्टर कर लिया। फिल्टर जैसे ही करेंगे तो इसमें पता है मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी आ जाएंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट में, क्योंकि ये सारे सॉल्युबल हो गए इसमें। और ये आ जाएंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड, हाँ बी वाले आ जाएंगे और सेकंड ए वाले यहाँ रह जाएंगे। इनको डिसॉल्व करेंगे हम कंसंट्रेटेड HNO3 में। जैसे इसको डिसॉल्व कर देंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए को, तो तुरंत क्या हो जाएगा, एंड फिल्टर्ड। तो फिल्टर करते ही तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा फिल्ट्रेट, और उस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड ए, ठीक है, एक्सेप्ट HGS, क्योंकि HGS उसमें सोल्यूबल नहीं है। तो ये HGS आ गया। HGS को डिसॉल्व करते हैं फिर हम एक्वारेजिया में। HGS डिसॉल्व हो जाएगा एक्वारेजिया में, सोल्यूबल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप इन सबको अलग कर सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर एक खास बात होती है, नोट, और वही होती है कि जो मेटल सल्फाइड है ना, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी, वो होते हैं सॉल्युबल इन YaS एज वेल एज
metal sulfide of second B soluble in YS as well as CAS except SNS, which is soluble in YAS but insoluble in CAS. क्लियर? तो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी जो होता है वो YAS और सोल, अब YAS क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। YAS को बोलते हैं हम येलो अमोनियम सल्फाइड, यानी कि ये X, जहाँ X बराबर 2 से 6 होती है वैल्यू। पॉलीसल्फाइड्स होते हैं ये X, जैसे मान लीजिए X की वैल्यू 5 रखें या 6 रखें तो ऐसे बनेंगे ये जिग जैग पॉलीसल्फाइड। CAS मतलब होता है कलरलेस अमोनियम सल्फाइड, और ये होता है NH4 होल ट्वाइस सल्फर। बस ये क्या होता है बताओ? NH4 होल ट्वाइस सल्फर। क्लियर? तो ये आपका येलो अमोनियम सल्फाइड हो गया, ये सॉरी कलरलेस अमोनियम सल्फाइड। तो मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड भी यानी आर्सेनिक फैमिली जो थी वो इन दोनों में सॉल्युबल है। किसको छोड़ के? SNS को छोड़ के, क्योंकि SNS किस में सॉल्युबल है? YAS में, बट इनसॉल्युबल किस में है? CAS में। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके अलावा एक और पूछता है वो कि जो AS2S3 है वो आपका सॉल्युबल होता है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन। एक मिनट, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकंड बी यानी आर्सेनिक वाली फैमिली सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। एंड नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड एक्सेप्ट S2S3 which is soluble in strong alkaline solution but insoluble in non-oxidizing acid। बट इनसॉल्युबल इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्लियर है सबको? नोट AS2S3 soluble in 50% HNO3 also, while S3 insoluble। तो इनमें से अगर आर्सेनिक की बात करें तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, ये इनसॉल्युबल रहेगा। क्लियर है? और वो जो फर्स्ट सेकंड ए वाले थे कॉपर वाली फैमिली वो सारे के सारे तो HNO3 में सॉल्युबल थे ही से एक्सेप्ट HGS। ठीक है, तो ये आपके पास सवाल आ गया सॉल्युबिलिटी का। अब पहला सवाल आएगा कॉपर का। कॉपर की बात करें जब I माइनस से रिएक्शन, तो जब इस कॉपर की I माइनस से रिएक्शन होती है तो कॉपर एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये इसको रिड्यूस कर देता है, तो ये इसको +1 में ले गया और ये I2 में चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? नोट, बहुत अच्छा सवाल बन गया कि यार CuI2 जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। क्या बोला उसने? जल्दी बताओ। CuI2 जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो Cu+2 की दूसरी रिएक्शन कराओ I माइनस के साथ साइनाइड से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपका CuCN2 बनेगा, ये +2 है माइनस है। अभी आपको बताया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा ये CuCN + Cu होल ट्वाइस। ये साइनोजन गैस है, ये क्या कहलाती है? साइनोजन गैस है, ये पॉइजनस होती है, उड़ जाती है ये, है ना। ये आपका बचा वाइट प्रेसिपिटेट है, ये एक्सिस ऑफ KCN में सॉल्युबल होगा, तो ये K3 CuCN होल 4 बनाएगा। अब इधर ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनाई +1 वाला कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आएगा कि जब कॉपर +2 लिख के देगा, साइनाइड लिख के देगा एक्सिस में,
और आपसे कहेगा कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा, तो आप गलती मत कर रहे हैं, ये +1 वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर से बोल रहा हूँ, +1 वाला, क्योंकि रिडॉक्स हो चुकी होती है बीच में। आपको जानबूझ के वो यहाँ K2CuCN लिखेगा, K3, तो आप याद रखेंगे K3 होगा, प्रॉमिस करो याद रखोगे भाई, जल्दी बताओ। कोई भी ऐसी बच्चा गलती नहीं करेगा लल्ला, फटाफट से बोल मेरे लल्ला। हम्म हम्म तो ये K3CuCN हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, सेम इसी का एक और भाई होता है SCN, तो ये कॉपर SCN बन जाएगा, और ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, और ये बन जाएगा SCN2, वाइट PPT। ठीक है, ये भी वाइट, ये भी थायोसाइनोजन है, पॉइजनस से उड़ जाएगी। अब बात आती है कॉपर+2 की NaOH से, तो जब NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का लाइट ब्लू PPT होता है। ये क्या होता है? लाइट ब्लू, और ये लाइट ब्लू एक्सिस में सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये एम्फोटेरिक नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। लेकिन अगर यही कॉपर+2 की रिएक्शन अमोनिया सॉल्यूशन से कराते हैं, तो ये इनिशियली वही लाइट ब्लू बनता है PPT, और ये इनिशियली जो लाइट ब्लू बनता है इसको बोलते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट। और ये आपके चूंकि डी ब्लॉक है, इसलिए एक्सिस ऑफ इसमें NH4OH में सॉल्युबल हो जाएगा। और इसको हम डीप ब्लू कलर का होता है, और ये स्विट्जर सॉल्ट होता है। क्या होता है ये? स्विट्जर सॉल्ट। तो डीप ब्लू हो गया, स्विट्जर सॉल्ट हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हम कॉपर+2 की रिएक्शन कराते हैं H2S से, तो आपको पता है CuS का ब्लैक PPT बनेगा। अब ये ब्लैक PPT की सॉलिबिलिटी पूछता है भाई, स्टार बताता हूँ मैं, ये पूछेगा सॉल्युबल हो जाएगा ये एक्सिस ऑफ साइनाइड एंड HNO3। साइनाइड में सॉल्युबल क्यों होगा जल्दी बताओ, आया ना? अच्छा संजना कुमारी, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं पढ़ाएंगे सीरियसली तो ये खत्म नहीं हो पाएगा ना। सॉल्ट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर। क्या मुझे हर एक बच्चे को ये एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मुझे सीरियसली पढ़ाने दो, अदरवाइज ये खत्म ही नहीं होगा। दिस इज़ द वेरी ह्यूज चैप्टर ना। और हमारा फोकस अगर चेंज हो गया, संजना जी आप गर्ल हैं बेटा, आपको तो समझना चाहिए, आप ऐसी बात कर रही हैं। हमारा फोकस अगर चेंज हो गया तो उस कंडीशन में दिक्कत ही हो जाएगी कि आपका फोकस भी चेंज हो जाएगा। फिर बच्चे उल्ट पटांग डाउट्स लिखना शुरू कर देंगे, और फिर इसको पूरा कचरा। अब आप संजना बोले क्या करना चाहिए मुझे, मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, ठीक है। चलो बताओ क्या करना चाहिए संजना। मैं तो पेन रख दिया, ये लो, नहीं पढ़ा रहा, बस बातें करें अब, है ना। प्रियंका, संजना बोलो। हम्म बैठ जाऊं? तो फिर क्यों लिखा आपने बेटा? आप पढ़ने आई है ना यहाँ, पढ़ो ना इसको सीरियसली, क्या क्या पढ़ा जा रहा है। एकदम फोकस्ड होकर सुनती रहो अगर आप, तो ये याद हो जाएगा भी। इस लेक्चर के बाद आपको ऐसा लगेगा सॉल्ट जो